गुड इवनिंग सबको। जो लोग आए हुए हैं, जो लोग नहीं आए हैं उनकी तो बात ही अलग है। लेट्स सी कब तक आते हैं कौन कौन। बट बिफोर दैट मैं आपसे अगर पूछूं कि क्या अभी तक आपको समझ में आ गए हैं सारे टॉपिक जो मैंने कराए हैं, जो मैंने टॉपिक करा रखे हैं, क्या वो सभी आपको आ गए हैं? चलो अच्छी बात है फिर तो। तब तो अच्छी बात है, अगर आपको क्लियर है तो अच्छी बात है। तो एक क्वेश्चन करते हैं जो हमने पिछले कॉन्सेप्ट पे किया था। पहले एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जो मैंने फ्रीक्वेंसी एनालिसिस बताई थी आपको, उसी बेसिस पे एक गेट का ही क्वेश्चन है। लेट्स डू इट। देखते हैं वो कितने लोग कर पाते हैं। फ्रीक्वेंसी एनालिसिस पे ये क्वेश्चन है। लेट्स डू इट। देखते हैं कितने लोग करते हैं। बताओ कितने लोग आप, क्या ऑप्शन आएगा, क्या आंसर आएगा। पहले आपको पहचानना पैरामीटर जरूरी है। पैरामीटर्स आप सही सही पहचान जाओगे ना, तो आप आसानी से ये क्वेश्चन कर लोगे। अगर आप पैरामीटर्स आसानी से पहचान लोगे तो आप आसानी से कर लोगे। देखो क्या कह रहा है, पहले ये सुनो। ए वन वन आवर रेनफॉल, मतलब 1 घंटे रेनफॉल हुआ ऑफ 10 सेंटीमीटर मैग्नीट्यूड, मतलब उसका जो रेनफॉल का मैग्नीट्यूड था वो 10 सेंटीमीटर था। एट ए स्टेशन, कोई स्टेशन था वहां पे, क्योंकि स्टेशन लगाओगे तभी तो पता चलेगा। 10 सेंटीमीटर का रेनफॉल हुआ 1 घंटे में। तो कोई रेनफॉल हुआ 10 सेंटीमीटर का 1 घंटे में किसी स्टेशन पे। ये इतनी कहानी है इसने बोली, पहले पहले इतनी कहानी बोली। 1 आवर का ड्यूरेशन दे रखा है, ठीक। हैज ए रिटर्न पीरियड ऑफ 50 ईयर्स। रिटर्न पीरियड कितनी है? 50 ईयर्स। तो तुरंत रिटर्न पीरियड जहां दिखेगा वहां क्या समझ जाओगे आप कि क्या वैल्यू दे रखी है? टी वैल्यू दे रखी है। रिटर्न पीरियड का मतलब होता है टी। तो टी गिवन है, ऐसे लिख दो तुरंत 50 ईयर्स। ठीक। फिर कह रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट ए 1 आवर रेनफॉल ऑफ मैग्नीट्यूड 10 सेंटीमीटर, मतलब इसी की बात कर रहा है, और मोर विल अकर इन ईच ऑफ 2 सक्सेसिव ईयर्स। इन ईच ऑफ 2 सक्सेसिव ईयर्स में अकर करे, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। ये पूछ रहा है आपसे। अच्छा कोई नहीं, अभी जस्ट ये अब स्टार्ट नहीं किया कुछ भी। ये क्वेश्चन ही करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन जो पिछला कॉन्सेप्ट है उसी के बेसिस पे करा रहा हूँ, नया नहीं है। इट्स नॉट ए न्यू क्वेश्चन या न्यू कॉन्सेप्ट, कुछ नहीं है। सेम पिछले पे ही इसको क्वेश्चन को मैं करा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, जो हमने पढ़ा है उसको क्या समझ लिया कि नहीं समझ लिया, वो कहने का मतलब है, ठीक। तो क्या कह रहा है कि एक कोई 1 आवर 10 सेंटीमीटर का रेनफॉल था। 1 आवर 10 सेंटीमीटर जब बोलेगा तो क्या क्या समझोगे आप समझ जाओगे कि 1 घंटे बारिश हुई होगी तो 10 सेंटीमीटर रेनफॉल हुआ होगा। ऐसा कभी हुआ होगा पुराना डेटा, जिसका रिटर्न पीरियड कितना है? 50 साल है। मतलब 50 साल में कभी भी ये आ सकता है ऐसा वाला रेनफॉल। तो पूछ रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट 1 आवर रेनफॉल ऑफ मैग्नीट्यूड 10 सेंटीमीटर और मोर will occur in each of 2 सक्सेसिव ईयर्स। ईच ऑफ 2 सक्सेसिव ईयर्स जब बोल दिया, मतलब पूछ रहा है कि 2 बार आपका वो करेक्ट हो जाए, 2 बार करेक्ट हो जाए, ऐसी प्रोबेबिलिटी बताओ। ऐसी प्रोबेबिलिटी बताओ 2 सक्सेसिव ईयर्स में 2 बार करेक्ट हो जाए, ये प्रोबेबिलिटी बताओ। तो मतलब क्या, n सक्सेसिव ईयर्स जब आप चलाते हो, उसमें से r सक्सेसिव ईयर्स करेक्ट होने का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो क्या होता है? वो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? जब n नंबर ऑफ टाइम्स आप कोई चीज रिपीट करते हो, उसमें से r नंबर ऑफ टाइम्स वो प्रोबेबिलिटी करेक्ट हो जाए, वो चीज इवेंट हो जाए, उसके लिए आप क्या करते हो? फॉर्मूला लगाते हो। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू एन सी आर, पी टू द पावर आर एन, फिर उसके बाद क्यू टू द पावर एन माइनस आर होता है। तो इसमें आपको पी तो पता चल गया डायरेक्टली, अब आपको ढूंढना क्या क्या है? एन एंड आर। एन और आर पूछना है, देखना है। तो इसमें देखो एन कहीं नहीं दिख रहा, आर तो बोल रहा है 2 टाइम्स होना चाहिए सक्सेसिव ईयर। एन नहीं बोल रहा है, इसका मतलब हम एन भी क्या लेके चलेंगे? 2। क्यों? क्योंकि वो 2 साल में ही पूछ रहा है कि 2 बार वो सक्सेसिव ईयर्स हो जाए। 2 साल में ही 2 बार हो जाए, ये पूछ रहा है। तो 2 साल मतलब 2 बार, एन इक्वल टू 2। 2 बार हो जाए मतलब आर इक्वल टू 2। तो पूछ रहा है कि 2 बार हो जाए 2 साल में ही, तो बताओ उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हमारे पी निकालने के लिए तो टी का हेल्प लेते हो आप। पी निकालने के लिए आप टी का हेल्प लेते हो, 1/t करते हो तो पी मिल जाता है। तो 1/t करोगे तो 1/50 हो जाएगा। साथ में क्यू निकालने के लिए क्या करते हो? 1 माइनस पी कर देते हो, तो ये 1 - 1/50 हो जाएगा। तो पी और क्यू तो हमें मिल गया है। आर और एन मैंने बता दिया यहाँ से। सारी वैल्यू पुट करके क्या वैल्यू नहीं आ जाती है क्या?
तो इसको करोगे 2CR हो जाएगा। P का मतलब होता है 1/50 टू द पावर R मतलब 2। फिर इसके बाद Q का मतलब हो गया 1 माइनस 1/50 टू द पावर 2 - 2 का मतलब होता है 0। 2 - 2 का मतलब होता है 0। तो ये पार्ट हो गया 1, ये पार्ट हो गया 1। जीरो को किसी के पावर 0 करोगे तो 1 हो जाता है। और ये पार्ट जो है 2C2 जो होता है ये भी 1 हो गया। तो एक्चुअली में P प्रोबेबिलिटी कितनी आई 1/50। तो ऐसे भी आप कर सकते हो इसको 1/50 के पावर 2। इसका जब और वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा 0.0004 आएगा। तो ऐसे ही आंसर आपके आते हैं 0.0004 आएगा, मतलब डी पार्ट इज करेक्ट। डी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, देखो 2013 गेट का ही क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको, सिर्फ आपको पहचानना होगा कि टी कौन सा है, एन कौन सा है और आर कौन सा है। उसके बाद तो सीधे सीधे फार्मूला लगाना होता है। फार्मूला लगाओगे यू विल गेट द वैल्यू 0.0004। तो ऐसे ही आंसर, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा थोड़ा आप गेट के प्रीवियस ईयर लगाना जब शुरू करोगे ना तब आपको पता चलेगा, अंदाजा मिलना शुरू हो जाएगा। ये जो डेटा दिया था 1 आवर रेनफॉल इन 10 सेंटीमीटर, ये सब का कोई यूज ही नहीं है। ये तो बताने के लिए है कि ये वाला रेनफॉल आपका आ जाएगा अगर दो बार 2 साल में, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। 2 साल में 2 बार आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो इसका डेटा देने की कोई मतलब, इसका कोई मीनिंग नहीं है। ये सिर्फ बता रहा है कि इतना वाला रेनफॉल का रिटर्न पीरियड 50 साल है। तो बताओ 2 साल में 2 बार आ जाए, बताइए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो 2 साल में 2 बार आ जाए मतलब n = 2 हो गया, r = 2 हो गया। तो nc2 मतलब 2c2 p⁻², q⁻² -2 करोगे तो ये वैल्यू 1 हो गई। ये वैल्यू सिर्फ बचेगी, ये वाली भी वैल्यू 1 हो गई। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो कि अगर किसी की चीज की प्रोबेबिलिटी होना 1/50 है, मतलब 50 साल में एक बार हो रहा है। तो 50 साल में एक बार हो रहा है तो 2 साल में कितनी बार होगा, तो 1/50 इंटू 1/50। तो ये हो जाएगा 1/50 का स्क्वायर। ऐसे भी निकाल सकते हो आप प्रोबेबिलिटी, दोनों तरीके से निकाल सकते हो, इससे भी इससे भी, अगर प्रोबेबिलिटी की थोड़ी बहुत आपको नॉलेज होगी तो। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे क्वेश्चन आते हैं गेट में। गेट में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं और कोई नया क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। गेट में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछा जाए, गेट का ही क्वेश्चन तो है इसमें। अब क्या बताऊं मैं, इससे इससे ज्यादा तो टफ कोई क्वेश्चन नहीं होगा। टफ क्या, मैं और कोई देख लेता हूँ, अगर होगा तो मैं दे देता हूँ। उससे है नहीं कोई क्वेश्चन। बाकी आप अटेम्प्ट करना। चलो हम अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं अब। मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, जहां पे हमने कल एंड किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं। सो हम स्टार्ट किया था हमने इनफिल्ट्रेशन। वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन से हमने स्टार्ट किया था। तो इनफिल्ट्रेशन होता क्या है, जो पानी आपके ग्राउंड के अंदर चला गया, जो पानी आपके ग्राउंड के अंदर चला गया, सिंपल लैंग्वेज वो वही क्या है, इनफिल्ट्रेशन है। वही ग्राउंड के अंदर जो चला गया उसको बोल रहे हैं इनफिल्ट्रेशन, दैट इज नोन एज इनफिल्ट्रेशन। तो इनफिल्ट्रेशन के बाद हमने दो चीजें पढ़ी थी, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी और एक पढ़ा था एक्चुअल इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी का मतलब होता है मैक्सिमम कितना अमाउंट ऑफ पानी ये, ऊपर से मान लो बारिश हो रही है, ऊपर से बारिश हो रही है 4 mm/आवर की। ये बारिश की इंटेंसिटी बताने का तरीका है। 4 mm/आवर मतलब 1 घंटे में 4 mm बारिश हो रही है। तो 4 mm/आवर की बारिश हो रही है, और आपका जो सॉइल है, जो नीचे सॉइल है, वो पानी कितना सोख सकता है, कितना सोखेगा मतलब कितना एब्जॉर्ब कर पाएगा, कितना एब्जॉर्ब करेगा, वही इनफिल्ट्रेशन होगा। तो मान लो ये 2 mm/आवर ही एब्जॉर्ब कर सकता है। आप 4 mm दे रहे हो, 2 mm अंदर चला जाएगा, और 2 mm क्या होगा, इस सरफेस पे फ्लो करता रहेगा, इस सरफेस पे फ्लो करता रहेगा, इस सरफेस पे फ्लो करता रहेगा। मान लो बारिश कितनी हो रही है अभी, दूसरी केस में देखते हैं इसका। इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी जो है मैक्सिमम जो सोख सकता है वो 2 mm है। तो 2 mm अभी भी ले लिया, 2 mm/आवर, 2 mm/आवर अभी भी ले लिया। और ऊपर से बारिश जो आ रही है वो मान लो 1 mm/आवर आ रही है, 1 mm/आवर आ रही है। तो कितना इसमें इनफिल्ट्रेट करेगा, कितना इसमें इन्फिल्ट्रेट करेगा, 1 mm आ रहा है, 2 mm ही ले सकता है। तो भाई 1 mm पूरा का पूरा इन्फिल्ट्रेट कर जाएगा ना। जब पूरा इन्फिल्ट्रेट कर जाएगा तो सरफेस पे कोई फ्लो आपको नहीं दिखाई देगा, कोई आपके रोड रोड पे पानी नहीं दिखाएगा। ऐसा समझ लो, मान लो बहुत हल्की हल्की बारिश हो रही है, बहुत हल्की हल्की बारिश हो रही है, और आपके ग्राउंड पे तेज से बारिश होती है ना, तो भी वो पानी सोख जाता, तो भी पानी सोख लेता।
तो बहुत हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो क्या सरफेस पे पानी दिखता है, रोड पे पानी दिखता है आपको? कहते हो पता नहीं बारिश हुआ था कि नहीं हुआ था, ऐसे बोलते हो, पता नहीं बारिश हुआ था कि नहीं हुआ था, पता ही नहीं चला। अंदर घर में बैठे हो, 2 घंटे बाद बाहर निकले, 2-4 बूंदे गिरी, आपने बोला कि पता नहीं बारिश हुआ था कि नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि उसकी इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी इतनी ज्यादा थी, बारिश कम हुई, कम बारिश हुई तो उसने पूरा का पूरा क्या कर लिया, सोख लिया, पूरा पानी सोख लिया। तो सरफेस पे कोई पानी दिखा ही नहीं आपको, सरफेस पे पानी नहीं दिखा, तो आप सरफेस पे जब दिखता है ना तभी बोलते हो बारिश हुई है, अदरवाइज आप बोलते नहीं हो बारिश हुई है। तो जब आपका बारिश इनफिल्ट्रेशन से ज्यादा होगी तो कुछ पानी सरफेस पे फ्लो करने लगेगा, मतलब ग्राउंड के ऊपर फ्लो करने लगेगा, कुछ पानी अंदर चला जाएगा, जो अंदर चला जा रहा है उसी को बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन, उसी को बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन ये अंदर तक जब जाएगा ना, अंदर तक जाएगा तो उसके बाद ये जाकर के थोड़ी दूर जाकर के ग्राउंड टेबल में मैच होने लगता है, ग्राउंड टेबल को रिचार्ज करने लगता है। मतलब ग्राउंड टेबल क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर से जो पानी आ रहा है वो इसकी लेवल को बढ़ा रहा है, उसकी लेवल को बढ़ा रहा है, तो ग्राउंड वाटर टेबल में रिचार्ज करने के लिए इनफिल्ट्रेशन जरूरी है। ठीक है, अब आ जाते हैं, ये दो टर्म हमने कल पढ़ा ही था। इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी का मतलब होता है मैक्सिमम रेट एट विच द सॉइल इज कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग वाटर। वाटर एब्जॉर्ब करने की जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है सॉइल की, उसको बोलते हैं हम इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। मैंने बताया कि उसकी एक लिमिट होगी, हर सॉइल की अलग अलग होती है, लेकिन उसकी एक लिमिट होगी कि मैक्सिमम कितना वो एब्जॉर्ब कर पाएगा, मैक्सिमम कितना एब्जॉर्ब कर पाएगा। मतलब हो सकता है कि वो 4 mm भी एब्जॉर्ब कर सकता है, कोई सॉइल होगी, कोई 6 mm कर सकता है, कोई 10 mm कर सकता है, 10 mm पर आवर कर सकता है। तो हर सॉइल की अलग अलग एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होगी, लेकिन उसकी कुछ लिमिट जरूर होगी। ऐसे मान लो ये सॉइल है, ऊपर से आपने पानी डाला 1 लीटर, इसने सोख लिया, 1 लीटर डाला इसने सोख लिया, फिर 2 लीटर डाला आपने, 2 लीटर भी सोख लिया, फिर 3 लीटर डाला आपने, 3 लीटर भी सोख लिया, फिर 4 लीटर डाला आपने, 4 लीटर में इसमें थोड़ा पानी क्या हो सरफेस पे दिखने लगा, थोड़ा सरफेस पे पानी दिखने लगा। इसका मतलब कह रहे हो कि 3 लीटर तक तो इसने सोखा मैक्सिमम, उसके बाद 4 लीटर जब आपने डाला तो ये सोख नहीं पाया, एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, नहीं ऑब्जर्व कर पाया, मतलब मैक्सिमम इसकी कैपेसिटी कितनी है, 3 ही लीटर है। ऐसे अपने ऊपर एग्जांपल समझ सकते हो कि सपोज आप पानी पीते हो, पानी पीते हो, आप मैक्सिमम दिन में कितने 4 लीटर पी सकते हो, 4 लीटर पी सकते हो। उसके बाद आपको पानी ले आके एक टैंकर भर के रख दिया जाए, तो क्या पूरा टैंकर से मतलब है आपको? नहीं मतलब है। आप 4 लीटर पियोगे, बाकी वाला पानी क्या करोगे, वेस्ट कर दोगे, कहोगे नहीं नहीं इसकी जरूरत नहीं है मुझे, इसको गिरा दो, इधर उधर गिरा दो। तो इसका मतलब क्या है कि वो वाटर जो मैक्सिमम एब्जॉर्ब किया जा सकता है सॉइल के द्वारा, सॉइल जो मैक्सिमम पानी एब्जॉर्ब कर सकता है उसको बोलते हैं हम इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। मैक्सिमम को बोलेंगे इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, जहां कैपेसिटी लगी है वो मैक्सिमम वैल्यू होती है। और इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी के बराबर ही सॉइल एब्जॉर्ब करेगा जरूरी नहीं है, किस पे डिपेंड करेगा, वो ऊपर से रेनफॉल कितना हो रहा है, ऊपर से बारिश कितना हो रहा है, उस पर डिपेंड करेगा कितना पानी वो एब्जॉर्ब करेगा। तो देखो ऐसे एग्जांपल एक और ले लेते हैं, पिछले जैसा ही, जैसे पिछले लिया था उसी टाइप का एग्जांपल ले लेंगे, ये रिलेशन हमें पता चल जाएगा। पहले इनफिल्ट्रेशन रेट पढ़ लेते हैं। इट इज द एक्चुअल रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन एट ए गिवन टाइम एंड ए गिवन प्लेस अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस, अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। तो मान लो किसी सॉइल का, मैंने मान लिया ये सैंडी सॉइल है, सपोज ये मान रहा हूं मैं, इट इज एजम्पशन, इट इज माय एजम्पशन कि इसका जो इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी एफ सी है, जो मैक्सिमम वाटर ये एब्जॉर्ब कर सकता है, मैंने मान लिया कि ये 2 mm पर आवर है, 2 mm पर आवर है इसकी कैपेसिटी। मतलब 1 घंटे में 2 mm पानी ये क्या करेगा, सोखेगा। इसके ऊपर पानी डाल दोगे तो 2 घंटे में 1 घंटे में 2 mm पानी ये सोख लेगा। फिर ऊपर से बारिश होनी शुरू हुई, बारिश को इंटेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, बारिश की इंटेंसिटी जो रिप्रेजेंट करते हैं वो आई से। तो दो केस हो सकते हैं, एक केस क्या होगा कि 4 mm मान लो बारिश होनी शुरू हो गई, 4 mm जब बारिश होगी तो क्या कंडीशन लिखोगे, आई इज ग्रेटर देन एफ सी, मतलब रेनफॉल इंटेंसिटी क्या है, रेनफॉल इंटेंसिटी इज मोर देन फिल्ट्रेशन कैपेसिटी, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी से ज्यादा बारिश हो रही है। तो जब ज्यादा बारिश होगी, जब ज्यादा बारिश होगी तो इसमें जाएगा तो 2 mm ही ना, क्योंकि इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है 2 mm। तो इसमें एक्चुअली कितना जा रहा है, एक्चुअली 2 mm पर आवर ही जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि इसकी इतनी कैपेसिटी है। तो जब ज्यादा बारिश होगी, व्हेन आई इज ग्रेटर देन एफ सी, देन इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी इज इक्वल टू एक्चुअल इनफिल्ट्रेशन के बराबर हो जाएगा। उस केस में एक्चुअल इनफिल्ट्रेशन के बराबर हो जाएगा। वही सेकंड केस ले लो, इधर साइड राइट साइड में देखोगे तो आपको सेकंड केस दिखेगा। पेन का कलर मैं बदल देता हूं तो अच्छा दिखेगा। अब आपकी बारिश जो हो रही है, अब आपकी बारिश जो हो रही है, वो मान लो, वो मान लो कि अब आपकी बारिश हो रही है 1.5 mm पर आवर, 1.5 mm पर आवर।
और ये अभी भी सैंडी सॉइल ही है, अभी भी सैंडी सॉइल है, ठीक है, ये सैंडी सॉइल है। और इसकी जो इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी है मैक्सिमम जो ये एब्जॉर्ब कर सकता है वो 2 mm/hour ही है। जैसे पिछले केस में लिया था वैसे ही अभी भी ले रहे हैं। इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी इज स्टिल 2.2 mm/hour, 2 mm/hour अभी भी ले रहे हैं, ठीक है। तो अब जो पानी इसमें बारिश हो रही है, जो इसमें पानी बारिश हो रही है, वो आई क्या है, लेस देन एफ सी है। अगर आई लेस देन एफ सी होगा, अगर आई लेस देन एफ सी होगा, इफ आई इज लेस देन एफ सी, मतलब रेनफॉल इंटेंसिटी कम है और इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी आपकी क्या है, ज्यादा है, तब जो पानी होगा वो पूरा का पूरा डेढ़ ये क्या करेगा, सोख लेगा, पूरा का पूरा 1.5 mm/hour क्या करेगा, सोख लेगा, पूरा का पूरा 1.5 mm/hour सोख लेगा। इसका मतलब जो एक्चुअल एक्चुअल इनफिल्ट्रेशन होगा वो रेनफॉल के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ एक्चुअल इनफिल्ट्रेशन इज इक्वल टू रेनफॉल। यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक समझ में आया किसी को या सभी को, जैसा भी हो? हाँ हाँ बोलते रहोगे तो मैं अच्छे से आगे बढ़ता रहूंगा। यहाँ तक क्लियर है क्या? एक एक आराम आराम से बढ़ेंगे, हाइड्रोलॉजी आपको पूरी समझ में आनी चाहिए, क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, एम यही है मेरा। सरस्वती ने बोला यस, रामकृष्ण ने बोला यस, सुजाता ने बोला यस, नीतीश यस, यस, एंड योगेश एस। सो दिस पर्सन आर सेइंग दैट यस, ये समझ में आ गया कि भाई इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी कब कितना होगा। तो अब ये लॉजिक लगा के आपसे कभी क्वेश्चन इस टाइप का पूछे तो बता दोगे ना कि आई इज ग्रेटर देन एफ सी रहेगा तो एक्चुअल इनफिल्ट्रेशन होगा वो इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी के बराबर होगा। और जो आपका आई इज लेस देन एफ सी हुआ तो आपका इनफिल्ट्रेशन जो एक्चुअल इनफिल्ट्रेशन होगा रेनफॉल के बराबर होगा। कुछ लोगों ने और बोला कि क्या बोल रहे हैं, बता देंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे इसी का। इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी के कौन कौन से पैरामीटर्स अफेक्ट करते हैं? सो फैक्टर्स अफेक्टिंग इनफिल्ट्रेशन। जनरली ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया बट गेट में क्या पता क्या पूछ ले, है ना, कुछ भी पूछ लेगा। तो लॉजिक आपके दिमाग में बना रहना चाहिए, जब लॉजिक बना रहेगा तो रट के तो जाओगे नहीं, लॉजिक बना के जाओगे और वहां पे अगर आ गया तो लॉजिक से क्वेश्चन का आंसर दे दो, ठीक है। तो पहला है फैक्टर पोरोसिटी ऑफ द सॉइल। दो को लेता हूं मैं एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एक है क्ले और एक है सैंड। इसमें पोरोसिटी ज्यादा होती बताएगा कोई? पोरोसिटी इसका मान लेता हूँ NC और इसका मान लेता हूँ NS। तो किसमें ज्यादा होगी? क्ले में पोरोसिटी ज्यादा होती है, सैंड में? अभी सॉइल भी पढ़ के आपने खाली हुए हैं, जस्ट आप सॉइल पढ़ के खाली हुए, बताइए पोरोसिटी किसमें ज्यादा होगी? पोरोसिटी इज मोर इन सैंड, ठीक है, पोरोसिटी इज मोर इन सैंड। और वॉइड्स अगर पूछा जाए तो किसमें ज्यादा होगा? वॉइड्स किसमें ज्यादा होगा, सैंड में या क्ले में? नंबर ऑफ वॉइड्स किसमें ज्यादा होगा? नंबर ऑफ वॉइड्स, नंबर ऑफ वॉइड्स में एक आंसर मिला है क्ले। रामकृष्ण बोल रहे हैं क्ले में ज्यादा होगा, और कोई बोलेगा कुछ? सुजाता और सरस्वती ने बोला सैंड। नहीं, आप गलत बता रहे हो, आप गलत समझ रहे हो। वाइट्स इज मोर इन द क्ले, क्ले में ज्यादा होता है वाइट्स। वाइट्स क्ले में क्यों ज्यादा होता है? बिकॉज दे आर फाइनर, दे आर फाइनर पार्टिकल, दे आर फाइनर पार्टिकल। अगर पार्टिकल फाइन होगा, इफ पार्टिकल इज फाइन देन देयर इज ए मोर नंबर ऑफ वाइट्स। तो इसके पास वाइट्स तो ज्यादा होता है फिर भी इसकी पोरोसिटी कम होती है। तो अगर आपकी पोरोसिटी ज्यादा होगी, अगर पोरोसिटी ज्यादा होगी देन योर फिल्ट्रेशन कैपेसिटी इज मोर, या इनफिल्ट्रेशन ज्यादा होगी। कैपेसिटी तो ज्यादा नहीं होगी, कैपेसिटी तो एक फिक्स वैल्यू होती है, इनफिल्ट्रेशन ज्यादा होगी अगर आपकी पोरोसिटी ज्यादा है तो। इफ पोरोसिटी इज मोर देन, पोरोसिटी सैंड की ज्यादा है, पोरोसिटी सैंड की ज्यादा है तो आपकी वैल्यू जो होगी, एन की वैल्यू ज्यादा होगी, एन की वैल्यू ज्यादा होगी तो एफ ज्यादा होगा। नेक्स्ट इज मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल। अब पहले से सॉइल में बहुत सारा मॉइस्चर पड़ा हुआ है, पहले से सॉइल में बहुत सारा मॉइस्चर पड़ा हुआ है, तो ऊपर से थोड़ी ना मॉइस्चर जब आएगा, ऊपर से जो पानी बरसात वाला आएगा इसमें पहले से पड़ा हुआ है। तो वॉइड्स का जो पोर होता है उसमें क्या है, पहले से पानी पड़ा हुआ है। अब ऊपर से कोई आके धक्का दे रहा है, बोल रहा है नहीं नहीं मुझे भी ले लो अंदर, मेरा भी चांस दो इसमें, मुझे भी जाना है इसके अंदर। तो उसको बोलेगा, जो अंदर से वाटर बैठा होगा, बोलेगा पहले से मैंने घर बना लिया है, ऊपर से तुम आओगे तो मैं तुमको रेजिस्टेंस दूंगा, मैं तुमको रेजिस्टेंस दूंगा,
तुमको रेजिस्टेंस दूंगा मतलब इनफिल्ट्रेशन को मैं घटाऊंगा, तुमको रेजिस्टेंस दूंगा मतलब मैं इनफिल्ट्रेशन। एक होगा केस, मान लो कि सॉइल के वॉइड्स बिल्कुल खाली है, सॉइल के वॉइड्स बिल्कुल खाली है, तो जो पानी ऊपर से गिरेगा वो फट 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 नीचे आ जाएगा। दूसरा क्या होगा, एक सॉइल का वॉइड्स वॉइड्स क्या है, बिल्कुल भरा हुआ है, पानी से बिल्कुल फुल है, पानी से फुल है, तो ऊपर का जो पानी आएगा वो इसको दबाएगा, दबाएगा तो दूसरा वाला तीसरे को दबाएगा, फिर चौथे को दबाएगा, फिर पांचवें को दबाएगा, फिर कहीं जाके एक ड्रॉप बाहर निकलेगा, तब उसका नंबर आएगा। ठीक है, तो जब आपके वॉइड्स में मॉइस्चर कम होगा, मॉइस्चर अगर कम होगा तब आपकी इनफिल्ट्रेशन ज्यादा होगी, लेकिन अगर आपका मॉइस्चर ज्यादा होगा तो इनफिल्ट्रेशन कम होगी, बिकॉज मॉइस्चर ज्यादा होने पे आपको रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगा, रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगा पानी को। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगा मतलब फ्रिक्शन ज्यादा मिलेगा, फ्रिक्शन ज्यादा मिलेगा तो आपका इनफिल्ट्रेशन कम हो जाएगा। नेक्स्ट है डेप्थ ऑफ द वाटर सरफेस रिटेंशन। अब खुद ही पता है आपको, अगर ज्यादा डेप्थ ऑफ रिटेंशन होगा तो ज्यादा डेप्थ ऑफ पानी स्टोर करेगा, ज्यादा डेप्थ ऑफ पानी स्टोर करेगा तो इनफिल्ट्रेशन ज्यादा होगा। तो अगर डेप्थ ऑफ रिटेंशन ज्यादा है तो इनफिल्ट्रेशन विल बी मोर। सो मोर डेप्थ ऑफ रिटेंशन मोर इनफिल्ट्रेशन। देखो वेजिटेशन वाला पूछा जा सकता है, वेजिटेशन वाला क्या है, अगर आपके ग्राउंड पे बहुत सारे प्लांट्स है, बहुत सारे प्लांट्स है, तो इससे क्या होगा, प्लांट जो होगा पानी को स्लो कर देगा, पानी पानी की स्पीड को स्लो कर देगा, पहला तो ये होगा, पानी के स्पीड को स्लो कर देगा। दूसरा क्या होगा, अपने रूट्स के थ्रू ट्रांसफर भी कर देगा कुछ अमाउंट ऑफ वाटर को। तो अगर आपका वेजिटेशन है तो ड्यू टू रेजिस्टेंस इन द वेलोसिटी, वेलोसिटी कम कर देगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होगा ना, ऐसे जो फ्लो करके आएगा या ऊपर से जो पानी फ्लो करके आएगा उसको थोड़ा सा थमेगा, थोड़ा सा रोक लेगा, वो रोक लेगा मिट्टी पे, तो मिट्टी पे टाइम मिल जाएगा उसको, टाइम मिल जाएगा पानी को, तो आराम से वो इनफिल्ट्रेट कर जाएगा। अगर वेजिटेशन कवर ज्यादा है तो आपका इनफिल्ट्रेशन ज्यादा होगा। वही आप मान लो कोई एकदम कंक्रीट की एकदम जमीन है, रोड है, कंक्रीट की जमीन है, तो उस पर कोई वेजिटेशन नहीं है, कोई वेजिटेशन नहीं है, तो भैया जो पानी गिरेगा वो सट से इधर हॉरिजॉन्टल में फ्लो करना शुरू कर जाएगा, वर्टिकल में तो नहीं जाएगा वो, वर्टिकल में तो इनफिल्ट्रेट करके ग्राउंड में नहीं जाएगा, कंक्रीट तो बिल्कुल इम्परमेबल लेयर है। तो वेजिटेशन जितना ज्यादा होगा चांसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन इज मोर। नेक्स्ट इज कॉम्पैक्शन। अब ग्राउंड भैया बहुत कॉम्पैक्ट है, ग्राउंड बहुत कॉम्पैक्ट है मतलब उसके वॉइड्स बहुत कम है, वॉइड्स बहुत कम है, पार्टिकल पास पास है, पार्टिकल के बीच में जगह ही नहीं है कि पानी को घुसने दे। अगर कॉम्पैक्शन बहुत हाई है, इफ कॉम्पैक्शन इज मोर, देन योर then your infiltration is then your infiltration is less। क्या कर रहे हैं सर, रिपीट लास्ट, ओके। वेजिटेशन वाला पूछ रहे हो आप, लास्ट तो हमने वेजिटेशन ही पढ़ा। हाँ चलिए, वेजिटेशन में क्या होगा, जब पानी ऊपर से गिरेगा, यहीं पे बता देता हूँ, जब पानी ऊपर से गिरेगा तो यहाँ पे मान लो आपके पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं इस तरह से, ठीक है, उनका रूट्स अंदर तक भी गया है, उनका रूट्स अंदर तक भी गया है, ठीक। ऊपर से जो बारिश होगी, ऊपर से जो बारिश होगी, वो बारिश के ड्रॉप्स आपके पेड़ पे पहले गिरेंगे, पेड़ पे पहले गिरेंगे, और साथ में पास पास में ही आपका वेजिटेशन है, तो जो वाटर ऊपर गिरेगा तो इस सरफेस पे तेजी से नहीं भागेगा, हॉरिजॉन्टली ऊपर ऊपर नहीं जा पाएगा, क्योंकि पेड़ उसको क्या करेंगे, पेड़ मतलब छोटे प्लांट्स मान लो, छोटे प्लांट्स क्या करेंगे, उसको रोक के रखेंगे, हॉरिजॉन्टली उसको फ्लो नहीं होने देंगे, हॉरिजॉन्टली नहीं फ्लो होने देंगे। थोड़ा सा अगर उसको रोक दिया, टाइम दे दिया, तो अंदर की साइड इन्फिल्ट्रेट ज्यादा करेगा। तो अगर आपका वेजिटेशन ज्यादा है तो इन्फिल्ट्रेशन विल बी मोर। वॉशिंग ऑफ द फाइन्स, वॉशिंग ऑफ द फाइन्स का मतलब होता है कि अगर आपका जो सॉइल है, जो वाटर है, वो फाइन को वॉश आउट करके ले जा रहा है, वॉश आउट करके ले जा रहा है फाइन्स को, अगर फाइन वहां से रिमूव हो रहे हैं, वॉश कर रहा है फाइन को, तो अगर फाइन रिमूव हो रहे हैं मतलब फाइन रिमूवल ज्यादा है, अगर फाइन रिमूवल ज्यादा है तो इन्फिल्ट्रेशन घटेगी। क्यों घटेगी, क्योंकि जो पानी आ रहा है उसके पास बहुत सारे फाइन्स है, बहुत सारे फाइन्स होंगे, तो वो फाइन क्या करेंगे, आपके वॉइड्स को ब्लॉक करेंगे, वॉइड्स को ब्लॉक करेंगे तो जो आपका वर्टिकल हमें इन्फिल्ट्रेशन है वो घट जाएगा। तो अगर आपको वॉश आउट ज्यादा हो रहा है फाइन, तो इन्फिल्ट्रेशन विल डिक्रीज। नेक्स्ट है इंटरप्ट एयर। जैसे मैंने बताया पानी वॉइड्स में रहेगा तो रेजिस्टेंस देगा, वैसे ही आपने पढ़ा होगा परमेबिलिटी में, आपको फैक्टर समझाया होगा सर ने, परमेबिलिटी में आपको सर ने फैक्टर समझाया होगा कुछ, एक फैक्टर उसमें ये पूरा पूरा परमेबिलिटी वाला एक फार्मूला होता है, के इक्वल टू क्या होता है, सी, फिर उसके बाद ई क्यूब अपॉन वन प्लस ई क्यू, वन प्लस ई गामा डब्ल्यू अपॉन म्यू, फिर उसके बाद इतने फैक्टर के बाद कुछ के वन फैक्टर होता है, कुछ के टू फैक्टर होता है, कुछ के थ्री फैक्टर होता है, कुछ के फोर फैक्टर होता है।
इन K3 K4 फैक्ट, एक तो E पे डिपेंड करता है वो परमेबिलिटी, और एक गामा डब्ल्यू पे डिपेंड करता है, विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है, और एक कांस्टेंट पे डिपेंड करता है। इसके अलावा 4 और फैक्टर पे डिपेंड करता है। 4 और फैक्टर में से एक फैक्टर होता है कि आपके वॉइड्स में एयर है कि नहीं है। अगर आपके सॉइल वॉइड्स में एयर प्रेजेंट होगा, एयर प्रेजेंट होगा, देन इट विल आल्सो गिव द रेजिस्टेंस टू द, इट विल आल्सो गिव द रेजिस्टेंस टू द वाटर। तो रेजिस्टेंस देगा, तो भैया रेजिस्टेंस जब मिलने लगेगा तो इन्फिल्ट्रेशन तो इतनी तेजी से होगा नहीं, उसको बहुत बहुत मशक्कत करके जाना पड़ेगा, बहुत बहुत हार्डवर्क करके जाना पड़ रहा है। तो अगर आपका इंटरप्ट एयर ज्यादा है, देन योर इन्फिल्ट्रेशन विल रिड्यूस, देन योर इन्फिल्ट्रेशन विल रिड्यूस। तो इंटरप्ट एयर क्या देगा, रेजिस्टेंस देगा, दैट्स व्हाई योर इन्फिल्ट्रेशन विल रिड्यूस। इन्फिल्ट्रेशन अगर देखा जाए ना तो एक तरह का परमिबिलिटी ही है। इन्फिल्ट्रेशन अगर देखा जाए तो एक तरह का परमिबिलिटी ही है, बट यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन हम पढ़ते हैं हाइड्रोलॉजी में। नेक्स्ट है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, रिपीट एयर वाला, अरे यार, चलो एक बार और रिपीट करते हैं। आपको बढ़िया डायग्राम बना के बताता हूँ फिर मैं, अच्छा सा कोई डायग्राम बनाता हूँ, फिर उस पर रिपीट करता हूँ। देखो डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ से, येलो कलर का दिखेगा आपको। येलो कलर का कैसे दिखेगा, ये मेरा है ग्राउंड, ये मेरा क्या है, ग्राउंड सरफेस है। इसको बोलते हैं GL, ग्राउंड लेवल। ठीक, यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से हमारे सॉइल फिल है, सॉइल के जो वॉइड्स कनेक्ट हो जाते हैं तो एक तरह का वो क्या बनाता है, इस तरह से पाइप जैसा बनाएगा। बहुत सारे सॉइल के पार्टिकल्स होंगे, उन सॉइल के पार्टिकल्स कनेक्ट हो जाते हैं तो इस तरह के वॉइड्स बनाता है, इस तरह का वॉइड्स बनाता है। अगर इस वॉइड में, अगर इस वॉइड में आपका एयर फिल हो, एयर भरा हो, एयर भरा होने के मतलब सॉइल में तीन चीजें होती हैं, वो तो पढ़ा ही होगा यार। सॉइल में तीन चीजें होती हैं, एयर भी हो सकता है, और उसके बाद वाटर होता है, और सॉलिड भी होता है। थ्री फेज डायग्राम पढ़ा होगा आपने। तो अगर आपके वॉइड में एयर फील्ड है पहले से ही, एयर पहले से फील्ड है, तो जो ऊपर से पानी आएगा वो इसी वॉइड्स में घुस के तो इन्फिल्ट्रेट होगा। अगर इस वॉइड्स में घुसने की कोशिश करेगा और पहले से कोई बैठा है, पहले से कोई बैठा है, तो क्या करेगा, वो बोलेगा नहीं नहीं तुम्हारे लिए जगह नहीं है, तुम नहीं आ सकते हो। तो उसको क्या देगा, रेजिस्टेंस देगा। रेजिस्टेंस देगा तो आपकी इन्फिल्ट्रेशन जो होगी वो डिक्रीज कर जाएगी, रेजिस्टेंस देगा तो इन्फिल्ट्रेशन डिक्रीज कर जाएगी। जैसे आप ऐसे समझ लो कि आपके कोई रूम है, उसमें पहले से पूरा रूम फुल है, फुल्ली फुल है, बिल्कुल एकदम कोई जगह नहीं है पैर रखने का ही। तो आप उसमें घुसोगे तो घुसने देगा कोई, कोई नहीं घुसने देगा, बोलेगा जगह ही नहीं भाई कहाँ आ रहे हो। तो सेम चीज यहाँ पे भी है, पहले से एयर उसमें फिल है, पहले से एयर फिल है, तो उसमें थोड़ी ना कोई घुसने देगा, कोई घुसने नहीं देगा तो इन्फिल्ट्रेशन डिक्रीज कर जाएगा, पानी घुस नहीं पाएगा। तो इनट्रैप्ड एयर अगर ज्यादा होगा तो इन्फिल्ट्रेशन विल डिक्रीज, इन्फिल्ट्रेशन विल डिक्रीज। टेम्परेचर का क्या होता है, अगर टेम्परेचर आपका बढ़ेगा, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो आपको पता है कि जो लिक्विड होता है, लिक्विड होता है उसका, उसका विस्कोसिटी से क्या रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो विस्कोसिटी क्या होती है, डिक्रीज करती है। लिक्विड की यही होती है, क्यों करता है ये पता है क्या, वाई टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं, वाई विस्कोसिटी इज डिक्रीजिंग, डू यू नो, किसी को पता है तो मुझे एक लाइन में आंसर दो। जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं लिक्विड का, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे विस्कोसिटी डिक्रीज क्यों करती है, एनर्जी इंक्रीज करती है। एक रीजन इन्होंने दिया, चलो एनर्जी इंक्रीज, और कोई, एनीबडी एल्स, किसी को और पता है, इंटरमोलिकुलर बॉन्डेज डिस्टर्ब हो जाते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो होते हैं वो। चलो एक तरह का आपने आंसर दे दिया है। तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाती है, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो आपका विस्कोसिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि आप जब हीट बढ़ाओगे तो एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएंगे तो विस्कोसिटी घट जाती है। दैट्स व्हाई विस्कोसिटी विल डिक्रीज। विस्कोसिटी अगर डिक्रीज कर रही है, विस्कोसिटी अगर डिक्रीज कर रही है, हाँ विस्कोसिटी अगर डिक्रीज करेगी तो आपका रेजिस्टेंस कम मिलेगा, रेजिस्टेंस कम मिलेगा तो इन्फिल्ट्रेशन बढ़ेगा। तो इसलिए टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो इन्फिल्ट्रेशन बढ़ेगी। चलो यहाँ फैक्टर हमने खत्म कर लिया। नाउ वी आर मेजरिंग द इन्फिल्ट्रेशन। तो कुछ मेथड है हमारे पास जिससे इन्फिल्ट्रेशन हम मेजर करते हैं। जिससे पहला मेथड है इनफिल्ट्रोमीटर। इनफिल्ट्रोमीटर कुछ नहीं है इसमें, बड़ा आसान सा है एकदम, बिल्कुल आसान सा है। बस मैं जैसे बताऊंगा वैसे सुनते जाना, कहानी की तरह आपको समझ में आ जाएगा। गेट में ना तो पूछा है ना तो पूछेगा, नाम पूछ लिया तो भले ही किस्मत आपकी अच्छी रही, नहीं तो मैं इसको रिलेट करूंगा आगे से, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो इनफिल्ट्रोमीटर एक फील्ड मेथड है, फॉर फील्ड मेजरमेंट यूज करते हैं इसको। फील्ड में हमें अगर इन्फिल्ट्रेशन मेजर करना है तब हम इसको यूज करते हैं। दो तरीके का होता है, सिंगल रिंग इनफिल्ट्रोमीटर और डबल रिंग इनफिल्ट्रोमीटर।
पहले सिंगल रिंग इन्फिल्ट्रोमीटर समझते हैं। रिंग मतलब जो उंगली में पहनी जाती है वैसे ही टाइप का रिंग अगर आप सिलेंड्रिकल बना दो, सिलेंड्रिकल बना दो, लड़कियां पहनती है, एक बड़ा सा होता है, मतलब सिलेंडर टाइप का होता है, ऐसा होता है, ठीक है, इस तरीके का होता है, पूरा सिलेंडर होता है, सिलेंड्रिकल टाइप का कोई रिंग बना दो आप, ठीक है। वो रिंग फिक्स साइज की होगी, 30 सेंटीमीटर डायमीटर, इतना बड़ा तो उंगलियों में नहीं पहन पाओगे। एक सिलेंडर मान लो यार, कोर कटर देखा है नहीं है, कोर कटर देखा है सॉइल में, वही है ये कोर कटर ही है, कोर कटर ही है ये, समझ में आया, कोर कटर ही है जो आप सॉइल में पढ़ते हो, कोर कटर वही वाला है। तो कोर कटर में आपने क्या किया है, उस कोर कटर को क्या करोगे, उस कोर कटर को आप ग्राउंड में इंसर्ट करोगे, जिसका डायमीटर 30 सेंटीमीटर होगा और डेप्थ 50 सेंटीमीटर होगा, और टॉप पे 10 सेंटीमीटर ओपन रहेगा। उसको आपने क्या किया, पूरा इसको डिग कर दिया पूरा, इसमें ग्राउंड में क्या किया, ग्राउंड में इसको इंसर्ट कर दिया पूरा का पूरा, आपका ये ग्राउंड में इंसर्ट हो गया। फिर इसके ऊपर कुछ डेप्थ का पानी, आप 10 सेंटीमीटर ऊपर निकला रहेगा, उसमें 5 सेंटीमीटर का आप पानी फिल कर दोगे। 5 सेंटीमीटर पानी फिल करने के बाद इसको छोड़ दोगे। 1 घंटे बाद आपके चेक करोगे कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर इसमें से क्या हुआ, नीचे चला गया, और कितना अमाउंट ऑफ वाटर बचा हुआ है। तो जितना अमाउंट ऑफ बचा होगा आप समझ जाओगे, उतना अमाउंट उसमें से, टोटल अमाउंट उसमें घटा दोगे तो इतना अमाउंट नीचे चला गया है। मान लो 5 सेंटीमीटर में से क्या हो गया, 2 सेंटीमीटर अंदर चला गया, 3 सेंटीमीटर ऊपर बचा हुआ है अभी तक। तो 2 सेंटीमीटर पर आवर, 1 घंटे बाद चेक करोगे आप, तो 2 सेंटीमीटर पर आवर क्या हो जाएगा, इसका इनफिल्ट्रेशन हो जाएगा, इसका इनफिल्ट्रेशन हो जाएगा। सो डेप्थ ऑफ वाटर यहाँ पे इनफिल्ट्रेशन में मेजर करते हैं, जो कि वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑफ इनफिल्ट्रेशन डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ इनफिल्ट्रोमीटर। इसको जानने की जरूरत नहीं, जो मैंने सिंपल बताया वही समझ सकते हो। वैसे ये कहना ये चाहता है कि जो आपका डायमीटर पता होगा तो क्रॉस सेक्शन पता चल जाएगा, डेप्थ ऑफ वाटर जो फिल करोगे क्रॉस सेक्शन और डायमीटर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वॉल्यूम ऑफ वाटर मिल जाएगा, और उसको फिर से क्रॉस सेक्शन से डिवाइड करवा दे रहा है। तो उससे फायदा क्या भाई, मुझे 5 सेंटीमीटर पता है, 5 सेंटीमीटर आपका पहले मैंने भरा था, 2 सेंटीमीटर अंदर चला गया, तो 2 सेंटीमीटर पर आवर उसका क्या है, इनफिल्ट्रेशन है। तो इनफिल्ट्रेशन रेट इज द डेप्थ ऑफ वाटर इनफिल्ट्रेटेड डिवाइडेड बाय ड्यूरेशन ऑफ द इनफिल्ट्रेशन। ये जरूरी है क्योंकि हमें इनफिल्ट्रेशन डेप्थ मिल जाएगा, जितने घंटे का हम टाइम देंगे उसको उतने घंटे से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि पर आवर में इसकी यूनिट जो होती है कितनी होती है, mm/आवर होती है। इनफिल्ट्रेशन रेट की जो यूनिट होती है वो mm/आवर होती है। इसमें देखो जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो 2-3 चीजें बड़े ध्यान से बहुत माइन्यूटली देखा करो, 2 चीजें 3 चीजें माइन्यूटली देखा करो। पहला चीज देखा करो यूनिट, चीजों की यूनिट क्या चल रही है, ठीक है। दूसरा चीज देखा करो, ग्राफ जब प्लॉट हो ना तो उसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या चल रहा है, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि ये वाला ग्राफ किसके किसके बीच में ड्रॉ किया गया है। ये दोनों चीजें आप हमेशा ध्यान से देखा करो, यूनिट और ग्राफ किसके किसके बीच में, एक्स एक्सिस पे क्या रख रहा हूं मैं, वाई एक्सिस पे क्या रख रहा हूँ और एक्स एक्सिस पे क्या रख रहा हूँ, वो दोनों चीजें आपको पूछी जाती है एग्जाम में। तो हमेशा जब भी आए ना तुरंत कान खड़े हो जाना चाहिए कि ये चीजें पूछी जाती है एग्जाम में, ये इसको मुझे ध्यान से देखना है। इस टेस्ट में कुछ प्रॉब्लम है, इस टेस्ट में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए इस टेस्ट को क्या करते हैं, जनरली जनरली अवॉइड करने के लिए हम डबल डबल रिंग करते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें जो ऊपर से पानी आ रहा है, ऊपर से जो पानी आ रहा है सिर्फ वो वर्टिकल वाले फ्लो को नहीं बता रहा है। वर्टिकल फ्लो मतलब नीचे नीचे इनफिल्ट्रेशन सीधे सीधे चल रहा है, ये हॉरिजॉन्टल फ्लो भी बताने लगता है, ऐसे हॉरिजॉन्टली फ्लो भी होने लगता है, तो उसको भी हम इनफिल्ट्रेशन में काउंट कर लेते हैं। जबकि हमारा काम क्या है, हमारा वर्टिकल फ्लो में ही काउंट करना सिर्फ इनफिल्ट्रेशन को जरूरी, लेटरल फ्लो को हम काउंट नहीं करते इनफिल्ट्रेशन में, ठीक है। इन्फिल्ट्रेशन में लेटरल फ्लो तो इधर चला जाएगा कहीं दूर जाके, यहाँ पे कहीं जाके बसेगा। हमारा जो काम है वो ऊपर से जो सीधे सीधे नीचे आ रहा है उसको काउंट करना। तो ये इक्विपमेंट की लिमिटेशन है कि ये हॉरिजॉन्टल वाले को इग्नोर नहीं कर सकता है, हॉरिजॉन्टल वाले को इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी फिक्स डेप्थ के बाद क्या होगा, इस तरह से हॉरिजॉन्टल फ्लो करना स्टार्ट ही कर देगा। तो इसको ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया, डबल रिंग लगा दिया। डबल रिंग का मतलब एक रिंग लगाया था, एक इसके बाहर एक और रिंग लगा देंगे, तो उसको बोलते हैं डबल रिंग। तो डबल रिंग इनफिल्ट्रोमीटर में क्या होता है, एक रिंग अंदर रहेगा एक रिंग बाहर रहेगा। तो आप क्या करते हो, इसको डिग करते हो, जैसे पिछले केस में किया था, आप इसको इंसर्ट कर दो। मान लो दो दो साइज का रिंग आपने ले लिया, एक थोड़ी बड़ी साइज की रिंग है, एक छोटी साइज की रिंग है। तो पहले आप बड़ी साइज वाली रिंग को, छोटी वाली साइज रिंग को, दोनों को इंसर्ट कर दोगे ग्राउंड में। फिर उसमें पानी फिल कर दोगे। पानी फिल कर दिया आपने, जो अंदर वाला रिंग होगा ना वो फिर सीधा सीधा जो सीधा सीधा ग्राउंड में जा रहा होगा, सिर्फ उसी की वैल्यू देगा, सिर्फ उसी की वैल्यू देगा। तो आप इससे ज्यादा एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते हो इनफिल्ट्रेशन कितना हुआ। तो इस मेथड में कुछ क्वेश्चन नहीं बनता है, सिर्फ नाम आपसे पूछा गया तो नाम आप बता सकते हो, बाकी और क्वेश्चन ना तो आज तक आया है ना तो आएगा। जस्ट आपको पता होना चाहिए किससे मेजर करते हैं।
सेकेंड मेथड आप ले सकते हो रेनफॉल सिमुलेटर। मतलब रेनफॉल जैसे हो रही है एक्चुअल कंडीशन जैसे फील्ड में होते हैं, जैसे मूवीज में दिखाते नहीं कि रेनफॉल हो नहीं रहा है तो भी ऊपर से बारिश कराने लगते हैं, ठीक है, शूटिंग करने के लिए। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, रेनफॉल सिमुलेट कर दो आप एक्चुअल फील्ड कंडीशन में, आप क्या करो रेनफॉल सिमुलेट करो। तो इसको लेबोरेटरी में जनरली करते हैं, इसको लेबोरेटरी में कर सकते हो। फील्ड में इतना पानी कहाँ बरसाओगे, लेबोरेटरी में छोटा सा एरिया होगा उसमें पानी को बरसा सकते हो आप। इसमें 2x4 का एक प्लॉट लेते हैं। प्लॉट लेने का मतलब थोड़ी सी हमारे पास जमीन होगी जो 2 मीटर 4 मीटर 2 बाई 4 मीटर की होगी। अब लैब में ही बैठ के कर सकते हो या तो लैब के बाहर जो जमीन होगी वहां पे कर सकते हो। तो एक प्लॉट आपने ले लिया 2 बाई 4 का, ठीक है। उसके ऊपर आपने रेन बारिश रेन वाटर की तरह एक पूरा का पूरा क्या किया, सिस्टम क्रिएट किया। एक आपने सिस्टम क्रिएट किया बारिश के लिए। उसमें मान लो ऊपर से स्प्रे कर रहे हो पानी, जैसे आपका बाथरूम में लगा होता है, बाथरूम में जैसे लगा होता है उसी तरह से यहाँ पे भी आपने स्प्रे करना वाटर को शुरू किया। उसमें बारिश को आप मैनेज कर सकते हो, पानी को मैनेज कर सकते हो, उसके रेट को। तो मान लो 1 mm देना है 1 mm पर आवर, तो आप 1 mm पर आवर दे दो। 2 mm पर आवर देना है तो 2 mm पर आवर दे दो, डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट। तो जो वाटर ऊपर से आएगा, जो बारिश ऊपर आएगा, उस बारिश में से कुछ बारिश क्या होगा, अंदर पेनिट्रेट करेगा। जो बच जाएगा वो क्या करेगा, वो सरफेस पे रन ऑफ करते हुए कहीं आप एक कलेक्शन सेंटर बना होगा वहां पे कलेक्ट कर लोगे। जो सरफेस पे रन ऑफ करता है उसको बोलते हैं रन ऑफ। तो जो इनफिल्ट्रेट हुआ वो वैल्यू टोटल हमें पता है कितना बारिश ऊपर से दे रहे हैं, और यहाँ पे जितना अमाउंट ऑफ रन ऑफ होगा वो भी हमें पता चल जाएगा। तो लास्ट में हम कैलकुलेट कर सकते हैं कितना अमाउंट ऑफ इनफिल्ट्रेट हुआ। तो इसमें से आप क्या करोगे, जो ऊपर से प्रेसिपिटेशन आ रहा है पी, pm/आवर हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू जो आपका रन ऑफ हो रहा है, तो रन ऑफ हो जाएगा आपका माइनस, सॉरी रन ऑफ प्लस इनफिल्ट्रेशन करोगे तो टोटल प्रेसिपिटेशन के बराबर हो जाएगा। जो रन ऑफ जा रहा है इस गड्ढे में, जो इनफिल्ट्रेशन हो रहा है अंदर से, क्योंकि जो पानी ऊपर से बारिश हुई वो पानी या तो रन ऑफ में गया होगा या तो फिर इनफिल्ट्रेट किया रहा होगा। तो रन ऑफ प्लस इनफिल्ट्रेशन को ऐड करोगे तो आपको टोटल प्रेसिपिटेशन मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे वैल्यू भी लिखी हुई है। इनफिल्ट्रेशन की अगर वैल्यू निकालनी है, आई की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगी, आई इक्वल टू हो जाएगा P-R। P-R मतलब टोटल प्रेसिपिटेशन कितना हुआ माइनस रन ऑफ कितना हुआ। तो रेनफॉल माइनस रन ऑफ करोगे तो भी इनफिल्ट्रेशन मिल जाएगी। ये लैब मेथड है। जो इनफिल्ट्रोमीटर से आता है वैल्यू, वो रेनफॉल स्टिमुलेटर से थोड़ा सा ज्यादा आता है। मान लो यहाँ पे आया 2 mm, सेम सॉइल के लिए मान लो यहाँ पे 2 mm/आवर आया, तो ये हो सकता है कि 1.9 mm/आवर ही आए। थोड़ा सा जो आता है रेनफॉल स्टिमुलेटर वाला वैल्यू वो कम आता है, ठीक है। सेम सॉइल के लिए अगर टेस्ट करोगे तभी कंपेरिजन कर सकते हो। क्योंकि जो इनफिल्ट्रोमीटर है उसको हम डेप्थ में पेनिट्रेट करा के टेस्ट कर रहे थे, यहाँ डेप्थ में पेनिट्रेट नहीं करा रहे, कुछ ऐसे डिग नहीं किया है जैसे पिछले में सिंगल रिंग और डबल रिंग हम इन्फिल्ट्रेट करा रहे थे। तो अगर आप ज्यादा इन्फिल्ट्रेट कराओगे नीचे तक कराओगे तो आपकी वैल्यू तो होगी थोड़ी सी ज्यादा आएगी एज कम्पेयर टू दिस केस। अब चलो हम बेसिक जो हमारा क्वेश्चन आता है वहां पे आ जाते हैं। चलो क्वेश्चन से पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक प्रिपेयर आपका करता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन फटाफट हो जाएंगे आपके। तो मैं एकदम बेसिक आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा समझो। ये आपका ग्राउंड है, ठीक है, ये आपका ग्राउंड है। इस पे से क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रेसिपिटेशन हो रहा है। प्रेसिपिटेशन मतलब होता है ऑल फॉर्म्स ऑफ बारिश, सॉरी ऑल फॉर्म्स ऑफ वाटर। सारे फॉर्म्स ऑफ वाटर को जो गिरता है उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन पी। प्रेसिपिटेशन पी हो रहा है, आई से ले यार, हमेशा पी से क्यों लिख देता हूँ, आई से हो रही है। रेनफॉल इंटेंसिटी, रेनफॉल इंटेंसिटी को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं यहाँ रेन ही मेन है तो आई से बोल दे रहा हूँ। IM/आवर हमारी बारिश हो रही है, ये रेन हो रही है, बारिश हो रही है, ठीक। IM/आवर बारिश हो रही है। जब बारिश होगा तो आपके ग्राउंड पे गिरेगा। मान लो ग्राउंड बिल्कुल सूखा है, बिल्कुल ग्राउंड सूखा है, वेरी ड्राई, वेरी ड्राई कंडीशन है, ठीक है, वेरी ड्राई कंडीशन है। तो जब बारिश आपका गिरेगा तो उस टाइम पे बहुत तेजी से ये सोखना शुरू करेगा आपके पानी को, जो बारिश आ रही है उसको बहुत तेजी से सोखेगा। तो उस टाइम पे क्या होगा, देखो मैं यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, तो दिमाग आपका कहाँ जाना चाहिए, किसके किसके बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं सर, ये आपके बीच में, ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करूंगा, इनफिल्ट्रेशन, इनफिल्ट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, इनफिल्ट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ मैं यहाँ पे प्लॉट करूंगा, ठीक। इनफिल्ट्रेशन वर्सेस टाइम का मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा। तो जब आपका बिल्कुल ड्राई कंडीशन होगा, बारिश बहुत दिनों से हुई नहीं है, बिल्कुल जमीन क्या है,
बिल्कुल सूखी हुई है। ऐसे आप खुद से भी इमेजिन कर सकते हो, आप दौड़ के आओ, जॉगिंग करके आओ, कल बताया था जॉगिंग करके आओ, तो बिल्कुल प्यासे हो, अचानक से आपको पानी मिलेगा तो बहुत सारा पानी पीने लगते हो। उसी टाइम से यहाँ पे भी है, यहाँ पे जब इसको बिल्कुल ड्राई कंडीशन होगा तो बहुत सारा पानी ये पीना शुरू करेगा, बहुत सारा पानी पीना शुरू करेगा, तो क्या होगा, इस कुछ एफ नॉट इसका इनिशियल इनफिल्ट्रेशन होगा, एफ नॉट इसका इनिशियल इनफिल्ट्रेशन होगा, जो कि बहुत हाई वैल्यू होगी एट टाइम जीरो, एट टाइम जीरो पे, जीरो टाइम पे जो आपका इनफिल्ट्रेशन होगा वो हाई होगा। धीरे धीरे क्या होगा, जब इसको पानी मिलता जाएगा, पानी को सॉरी सॉइल को, धीरे धीरे जब इसको सॉइल को पानी मिलता जाएगा, जब पानी मिलता जाएगा तो क्या होगा, पानी खुद ही इसके पास है तो ऊपर वाले पानी को कम लेगा। मान लो आपने पहली बार में बहुत पानी पिया, फिर दोबारा आपको पानी देगा तो आप थोड़ा सा पियोगे, कहोगे अरे ठीक है पी लिया था थोड़ा देर पहले। तो इसको जब दोबारा से पानी, ऊपर से रेनफॉल कंटिन्यूअस हो रही है, रेनफॉल कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस हो रही है, ठीक है, तो ऊपर से कंटिन्यूअस हो रही है, तो जब ड्राई कंडीशन था उस समय ह्यूज अमाउंट ऑफ पानी उसने क्या किया, कंज्यूम किया, सोख लिया। उसके बाद सोखने की इसकी जो क्षमता होगी धीरे धीरे कम होने लगेगी, क्योंकि सॉइल में ऑलरेडी क्या हो गया, पानी आ गया है। तो धीरे धीरे टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा, एक्स एक्सिस पे टाइम है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आपका सोखने की क्षमता उसकी घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी। और एक ऐसा टाइम आएगा ना, एक ऐसा टाइम आएगा जब उसकी सोखने की क्षमता क्या होगी, कांस्टेंट हो जाएगी। फिर उसके बाद आप कितना भी पानी डालो वो उतने रेट से ही लेगा, जिसको बोलते हैं हम इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, जिसको बोलते हैं हम इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। तो कुछ टाइम के बाद वो अपने इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी वाले मोड में आ जाएगी, तो वो उससे ज्यादा पानी कंज्यूम नहीं कर पाएगी या उससे ज्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, तो वो इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी वाले पार्ट पे पहुंच जाएगी। ठीक है, अरे यार सब डिलीट हो गया, रुक जाए एक मिनट। इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी वाले पार्ट पे पहुंच जाएगी। जब आपका टाइम t इज इक्वल टू जीरो था, उस टाइम पे वो बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा था, एब्जॉर्ब कर रहा था। तो उस टाइम पे जो इनिशियल आपका एब्जॉर्प्शन था एफ नॉट मान लिया, धीरे धीरे आपका क्या होगा, धीरे धीरे आपका, धीरे धीरे टाइम के साथ आपका क्या होगा, इनफिल्ट्रेशन घटता जाएगा। इनफिल्ट्रेशन जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है इनफिल्ट्रेशन घट रहा है। बीओडी आपने देखा होगा, बीओडी वाला कर्व, कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है आपका ऑर्गेनिक मैटर घटता जाता है, उसी तरह से ये भी है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे आपका इनफिल्ट्रेशन घटता जाएगा। इनफिल्ट्रेशन घटते घटते एक एक टाइम ऐसे आएगा, अगर कंटिन्यूअस बारिश हो रहा है तो उस टाइम पे आपका इनफिल्ट्रेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाता है। इनफिल्ट्रेशन जब कांस्टेंट होता है तो उसकी वैल्यू हम बोलते हैं एफ सी। इनफिल्ट्रेशन जब कांस्टेंट होता है तो उसको बोलते हैं एफ सी। तो इस पॉइंट के बाद, मतलब कुछ टाइम, जो टाइम था टी टाइम के बाद, जो इनफिल्ट्रेशन हो गया है वो कांस्टेंट हो गया है। कांस्टेंट का मतलब एक सेम रेट से पानी अंदर जा रहा है। जो ऊपर से गिर रहा है, मान लो 5 गिर रहा है, तो उसमें 2 इसका इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी अगर है, तो उस 2 मीटर पर सेकेंड से ही, 2 mm पर आवर से ही ये पानी सोख रहा है, कांस्टेंट से कर रहा है। चाहे आप 24 घंटे करा दो बारिश, चाहे 28 घंटे करा दो, चाहे कितने भी घंटे कराओ, टाइम कितना भी बढ़ाते जाओ, इसका जो इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी है वो क्या हो गई, फिक्स हो गई है आफ्टर सम टाइम टी। लेकिन उस टाइम टी से लेकर यहाँ जीरो टाइम तक, जीरो से लेकर टी टाइम तक आपका क्या हुआ है, इनफिल्ट्रेशन, जब आपका ड्राई था और जब आपका वेट हुआ, उस बीच में इनफिल्ट्रेशन क्या हुआ था, टाइम के साथ डिक्रीज कर। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा पानी सोखा था और बाद में वो पानी कितना कम कर दिया था। ये कर्व किसने बनाया था, ये कर्व बनाया था हॉर्टन, ये कर्व बनाया था हॉर्टन ने। इसीलिए इसको बोलते हैं हॉर्टन्स मेथड, हॉर्टन्स मेथड इसीलिए इसको बोलते हैं। तो हॉर्टन ने ये कर्व बनाया था। अगर मुझे चाहिए, अगर मुझे चाहिए कि किसी टाइम किसी टाइम टी पे बता दो कितना इनफिल्ट्रेशन हुआ है, किसी टाइम टी पे कितना इनफिल्ट्रेशन हुआ है, तो मैं बोलूंगा कि एफ टी मुझे बता दो कि किसी टाइम टी पे कितना इनफिल्ट्रेशन हुआ है, तो अब मैं बोलूंगा कि एफ टी बता दो, मैं बता दूंगा कितना होगा। तो एफ टी कैसे आएगा, तो किसी टाइम टी पे इनफिल्ट्रेशन कितना होता है, वो होता है एफ सी, एफ सी प्लस, एफ सी प्लस एफ नॉट माइनस एफ सी, एफ नॉट माइनस एफ सी ई टू द पावर माइनस के इंटू टी। ये आपका फार्मूला होता है, ये हॉर्टन ने दिया था। ये फार्मूला किसने दिया था, हॉर्टन ने। ये फार्मूला हमें क्या देगा, ये फार्मूला हमें देगा किसी टाइम टी पे कितना अमाउंट ऑफ, किसी टाइम टी पे कितना अमाउंट ऑफ इनफिल्ट्रेशन हुआ है, किसी टाइम टी पे कितना अमाउंट ऑफ इनफिल्ट्रेशन हुआ है, where Fc is the infiltration capacity and F naught is the initial infiltration. F naught is the initial infiltration. T is the time at which we want infiltration
एंड के इज कांस्टेंट, के इज कांस्टेंट, इनफिल्ट्रेशन कांस्टेंट जिसको बोलते हैं, हाउटन कांस्टेंट बोलते हैं। अगर मैं बोलूं कि चलो ठीक है भाई, आप किसी टाइम जो टी था और जो T1 था उसके बीच में कितना अमाउंट आपका, या तो ऐसे समझ लो यार, इनफिल्ट्रेशन जो होता है वो पर आवर होता है, इनफिल्ट्रेशन की जो यूनिट होती है वो पर आवर होती है। तो अगर मैं बोलूं कि मुझे बता दो कितना अमाउंट ऑफ टोटल इनफिल्ट्रेशन डेप्थ होगा, जो बारिश हुई है उसका कितना डेप्थ इनफिल्ट्रेट किया है, डेप्थ में बताओ, पर आवर में मत बताओ, में बताओ कितना डेप्थ हुआ। तो मैं बोलूंगा इसका, इस कर्व के अंडर एरिया ले लो, इस कर्व के अंडर एरिया ले लो आप, एरिया ले लो आप, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टोटल इनफिल्ट्रेशन डेप्थ। अगर टोटल इनफिल्ट्रेशन डेप्थ अगर मुझे निकालना है, टोटल इनफिल्ट्रेशन डेप्थ अगर मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, किसी भी चीज के अंडर एरिया कर लेते हो तो क्या मिलेगा आपको, टोटल इनफिल्ट्रेशन डेप्थ, इसका यूनिट से मैच कराओगे तो भी मिल जाएगा। एरिया अंडर द कर्व होता है दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस एक्सिस मल्टीप्लाइड बाय दिस एक्सिस। तो दिस एक्सिस का मतलब हुआ पर आवर, पर आवर, और टाइम का मतलब हुआ कि आवर में टाइम भी है, ठीक है। तो पर आवर इंटू आवर से कैंसिल करोगे तो आवर आवर कैंसिल हो जाएगा तो में मिलेगा। तो ये जो होगा किसका मिलेगा, इनफिल्ट्रेशन का वैल्यू मिलेगा। तो इस कर्व के नीचे का जो पूरा एरिया होगा वो हमें बताता है कि कितना अमाउंट ऑफ इनफिल्ट्रेशन हुआ ग्राउंड में, में बताएगा, वो डेप्थ बताएगा आपको। तो अगर मुझे बोला जाए कि जीरो से लेके करके टी टाइम के लिए बता दो, टी टाइम मान लो यहाँ तक है, टी टाइम के लिए बता दो कितना इन्फिल्ट्रेशन हुआ, तो मैं कहूंगा इसी को आप क्या करो, एफ टी को क्या करो, आप इंटीग्रेट कर दो जीरो से टी के बीच में। टी मान लो 10 घंटे होगा, 20 घंटे होगा, जितने घंटे का आपको चाहिए, देन यू विल गेट, देन यू विल गेट जीरो से टी में अगर इंटीग्रेट करोगे, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टोटल इन्फिल्ट्रेशन डेप्थ। टोटल इन्फिल्ट्रेशन डेप्थ आपको मिल जाता है, टोटल इन्फिल्ट्रेशन डेप्थ मिल जाता है। क्वेश्चन आ चुका है गेट में, अभी कराऊंगा अभी गेट के लिए, बट ऐसे ही करना होगा आपको। अगर टोटल इन्फिल्ट्रेशन पूछेगा देन यू हैव टू इंटीग्रेट दिस इक्वेशन। अगर किसी टाइम पे पूछेगा कितना इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, इन्फिल्ट्रेशन रेट होगा। अगर रेट पूछेगा तो आपको क्या करना होगा, उसमें पर्टिकुलर टाइम रख करके निकालना होगा। अगर टोटल इन्फिल्ट्रेशन डेप्थ मतलब में पूछेगा तब आप बताओगे कि इसको इंटीग्रेट करना होगा, देन यू हैव टू इंटीग्रेट दिस इक्वेशन। सिंस कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड इन योर एग्जामिनेशन नाउ, अब आपको 991 ms अलाउड नहीं है, तो इतना डिफिकल्ट सा इंटीग्रेशन नहीं देगा वो, इतना डिफिकल्ट सा इंटीग्रेशन नहीं देगा। बट ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं गेट में। बिफोर दैट कैलकुलेटर, जो आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर अभी खुद देने लगा है, उसके आने से पहले पहले वो ऐसे वाले क्वेश्चन देता था। तो हम एक क्वेश्चन करके देखेंगे। बट अब नाउ ये अंडरस्टैंड हो गया हो तो मैं मेन जो मैं पीडीएफ चिपका के लाता हूँ वो वाले पीडीएफ पे आपको ले जाऊंगा। तो क्या ये क्लियर हुआ क्या, क्या ये क्लियर हुआ क्या? अगर क्लियर है तो मैं उस पीडीएफ पे ले जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा। सरस्वती, सुजाता और योगेश, इकबाल, इन्होंने बोला यस सर। बाकी लोग, रामकृष्ण भी बोल रहे हैं, आभा भी बोल रहे हैं। बाकी और भी बच रहे हैं कुछ, कोमल मिश्रा, कुलदीप जाटव और नीतीश कुमार, नीतीश कुमार भी बोल रहे हैं। बाकी आपको क्या नहीं समझ में आया, कोमल मिश्रा और बाकी कुलदीप जाटव, इनको क्या लग रहा है? आप बताओ, कुछ अगर प्रॉब्लम है देन आई कैन रिपीट। अगर आपको जरूरत है तो मैं रिपीट कर सकता हूँ, अगर ओके है तो आप ओके बोल सकते हो, सो दैट मैं आपको आगे समझाना शुरू करूँ। चलो, आगे मैं यही चीज फिर से आपको उस पीडीएफ में दिखा करके और क्लियर करूंगा। यहाँ तो मैं एकदम बेसिक समझाने के लिए यहाँ पे आ गया था। हॉटन इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी कर्व, हॉटन इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी कर्व क्या होता है वो हम इस पीडीएफ से पढ़ लेते हैं। इस पीडीएफ को रखने का मतलब यही है कि मुझे इतना लिखना ना पड़े, इसलिए हॉटन इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी कर्व जो होता है, किसने बोला था कि ये तो एस का है? भाई एस का ही है, मैं थोड़ी ना चुरा रहा हूँ एस को, मैं क्रेडिट देने में क्यों पीछे जाऊँ, ये एस का ही है। लेकिन अच्छा है, बहुत अच्छा नोट्स है, इसीलिए मैंने इसको रेफर किया, बेस्ट नोट्स अब मुझे लगा, इसलिए मैंने क्या किया, रेफर किया, नहीं तो मैं रेफर ना करता। जो बेस्ट नोट्स है उसको रेफर करने में क्या दिक्कत है यार, है ना? जो बेस्ट चीज है वो मार्केट में, वो सबको सबके पास पहुंचाओ। जो मैं शॉर्ट नोट्स देता हूँ, अब फोन फोन नंबर मुझे मेरा मिला है आपको, उस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। उस पे जब आप देख गूगल पे लोगे ना, जो गूगल वाले पे लोगे तो उसमें पासवर्ड मांगेगा वो, पासवर्ड आप बार बार डालते रहोगे तो पढ़ोगे।
इसलिए मुझसे क्या, मुझसे ले लो, विदाउट पासवर्ड वो अनलॉक्ड वाला मैंने रख रखा है। चलो नंबर आपको दे देता हूँ, यूज दिस नंबर एंड यू विल गेट योर नोट। So Horton has conducted infiltration studies in his laboratory. उन्होंने अपने लेबोरेटरी में इन्फिल्ट्रेशन स्टडीज किया एंड सिमुलेटेड आई इज ग्रेटर देन एफ सी। ये कंडीशन है हॉर्टन इक्वेशन की, कि जो आपकी रेनफॉल इंटेंसिटी होनी चाहिए वो फील्ड कैपेसिटी से ज्यादा होनी चाहिए। रेनफॉल ज्यादा होना चाहिए फील्ड कैपेसिटी से, तभी ये हॉर्टन इक्वेशन लगेगा। उन्होंने जो सिमुलेट किया वो इसीलिए किया कि आई शुड बी ग्रेटर इक्वल टू एफ सी on a different soils and concluded the following. Concluded the following क्या है? Infiltration capacity is maximum at the beginning of the storm. मैंने बताया जब स्टार्ट होगा तो ज्यादा उसको प्यास लगी होगी, ज्यादा प्यास लगी होगी तो ज्यादा वो अमाउंट ऑफ इनफिल्ट्रेशन करेगा। सो इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी इज मैक्सिमम एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टॉर्म एंड इट इज एक्सपोनेंशियली। एक्सपोनेंशियली का मतलब होता है ई का कुछ यहाँ पे आएगा, एक्सपोनेंशियल का मतलब ई के टर्म्स में वेरिएशन चल रहा है। एक्सपोनेंशियली डिक्रीजेस एज द स्टॉर्म ड्यूरेशन इंक्रीजेस। जब आपका बारिश जो हो रहा है, पहले आपका मान लो 1 घंटे बारिश हुआ तो उसने मैक्सिमम यहाँ पे इतना कवरेज कर लिया, इतना इन्फिल्ट्रेट कर दिया, फिर और बारिश होने का, और बारिश हो रहा, और बारिश हो रहा, और बारिश हो रहा, और बारिश हो रहा, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। ये ई का वाला ई के टर्म्स में क्या है, ग्राफ है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा क्योंकि वो इक्वेशन में ई आया हुआ था ना, इसीलिए एक्सपोनेंशियल है ये। धीरे धीरे ये डिक्रीज करेगा और डिक्रीज करते करते क्या होगा, इट अटेन्स स्टेडी रेट, स्टेडी रेट अटेंड कर लेगा एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या हो करेगा, स्टेडी रेट मेंटेन कर लेगा, मतलब कांस्टेंट रेट मेंटेन कर लेगा। उसके बाद वो कांस्टेंट रेट से ही चलता रहेगा, बारिश आप कितने घंटे के लिए उस पर कराते रहो, ठीक है। एंड रिमेन इन दैट स्टेट इनडेफिनेटली, मतलब इनफाइनाइट टाइम के लिए बारिश हो रही तभी भी वो कितने पे चलेगा, एफसी पे ही चलता जाएगा, एफसी पे ही चलता जाएगा। तो आपको ये ग्राफ देखना है कि हॉटन और किसके बीच में ग्राफ है, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी के बीच में है और किसके बीच में है, टाइम के बीच में है। इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो एम पर आवर होता है और टाइम नॉर्मली हम लेते हैं आवर में, टाइम लेते हैं नॉर्मली आवर में। तो एम पर आवर अगर आवर से मल्टीप्लाई करोगे, एम पर आवर मल्टीप्लाइड बाई आवर करोगे तो आवर और कैंसिल होकर आपको एमएम मिलेगा। तो एरिया अंडर दिस कर्व विल गिव द डेप्थ ऑफ इनफिल्ट्रेशन। डेप्थ ऑफ इनफिल्ट्रेशन बताता है एरिया अंडर दिस कर्व। इस एरिया के अंडर में जो कर्व होता है उसको डेप्थ ऑफ इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं, ठीक। तो अब हम डायग्राम से हमें क्या मिला, हॉर्टन इन्फिल्ट्रेशन कर्व से हमें उसको बोलते हैं, इसको जो बोलते हैं हॉर्टन इन्फिल्ट्रेशन कर्व बोलते हैं, ठीक है। इस हॉर्टन इन्फिल्ट्रेशन कर्व से हमें जो इक्वेशन मिली उसको बोलते हैं एफ सी टी, यहाँ सी टी लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं। एफ सी प्लस, ये याद रखना है, ये फॉर्मूला बहुत आसान सा है, बताया तो आपको आसानी क्या है यार, आसानी क्या है बताया तो। आपको एफ सी ऐड करना है, एफ सी, एफ एट एनी टाइम टी निकालना है तो एफ सी ऐड करना है, प्लस यहाँ एफ टी था और यहाँ एफ नॉट था, तो यहाँ पे क्या करो, एफ नॉट माइनस एफ सी करो, तो एफ नॉट माइनस एफ सी और इंटू ई टू द पावर माइनस के इंटू टी कर दो। ये वाला आपका हो जाएगा एट एनी टाइम टी पे इन्फ्लिटेशन, एट एनी टाइम टी पे इन्फ्लिटेशन। तो इसमें क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एफ सी को यहाँ एफ जो एफ नॉट था उसको एफ सी नॉट लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये कैपेसिटी की बात कर रहा है इसीलिए एफ सी हर जगह लगा रखा है इसने। ये कैपेसिटी की बात कर रहा है इसीलिए एफ सी की बात कर रखा है ये। तो एफ सी नॉट होता है इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी एट टाइम टी इक्वल टू जीरो। जीरो टाइम पे जो वैल्यू होगी वो एफ सी नॉट होगी। एफ सी इज द स्टेडी स्टेट इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, मतलब जो कांस्टेंट स्टेट में जो पहुंच जाएगा वो इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी एफ सी होती है। एफ सी टी इज द इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी एट एनी टाइम टी, किसी टाइम टी पे अगर आपको चाहिए तो उसको बोलते हैं एफ सी टी। किसी टाइम टी पे अगर चाहिए आपको तो वो वैल्यू होती है एफ सी टी, टाइम टी पे अगर आपको वैल्यू चाहिए तो एफ सी टी होती है। एंड के इज द इनफिल्ट्रेशन रेट कांस्टेंट, ये वैल्यू गिवन होगी क्वेश्चन में आपको, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, ये आपके क्वेश्चन में गिवन होते हैं। चलो एक हॉर्टन वाला क्वेश्चन फटाफट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ये सन 2000 में आया हुआ है। अब उनको गेट वालों के पास बहुत दिमाग होता है यार, ऐसा नहीं है कि कैलकुलेटर नहीं है तो क्वेश्चन दे नहीं सकता, हो सकता है कि किसी और तरीके से आपको दे दे, तो पता होना चाहिए। वो हॉर्टन इक्वेशन खुद ही क्वेश्चन में दे रखा है, बोला है द पैरामीटर इन द हॉर्टन्स इन्फिल्ट्रेशन इक्वेशन। वो बोल रहा है हॉर्टन्स इन्फिल्ट्रेशन इक्वेशन का जो पैरामीटर है वो इक्वेशन खुद ही दे रही है, क्वेश्चन में दे रखा है एफ सी
प्लस एफ नॉट माइनस एफ सी। ये गेट के क्वेश्चन है, गेट के क्वेश्चन में खुद ही ये 2000 का क्वेश्चन है, ये 2000 में, 2000 रुपए का नहीं है, 2000 सन 2000 में आया हुआ है। ठीक है, एफ सी ए टू द पावर माइनस के इंटू टी। बोल रहा है कि एफ टी इज इक्वल टू एफ सी प्लस ब्रैकेट में एफ नॉट प्लस एफ सी, सॉरी एफ नॉट माइनस एफ सी ए टू द पावर माइनस के टी। इसकी वैल्यू इसमें जो देखा है हॉर्टन्स का जो वेरिएबल है, पैरामीटर है, उसकी वैल्यू उसने दे रखी है कि एफ नॉट की वैल्यू जो है वो 7.62 है, 7.62 है। एफ नॉट की वैल्यू जो है वो 7.62 है। एफ नॉट की वैल्यू जो है वो 7.62, इसकी यूनिट क्या होगी, एमएम पर आवर होगी। उसके अलावा दिया है एफ सी, जो एफ सी की वैल्यू होगी, एफ सी की वैल्यू दे रखी 1.34, 1.34, इसकी भी यूनिट क्या होगी, कैपेसिटी है तो एमएम पर आवर होगी, एमएम पर आवर है। इसके अलावा उसने दे रखा है के की वैल्यू, के की वैल्यू दे रखी है 4.182, 182। यूनिट क्या होगी के की, कोई बताएगा, के की यूनिट क्या होगी, कोई बताएगा क्या, किसी को इच्छा है बताने की के की यूनिट क्या होगी, व्हाट इज द यूनिट ऑफ के? क्या आपको पता है के की यूनिट क्या होगी? बीओडी अगर पढ़ा होगा तो आप तुरंत ही बता दोगे, नहीं पढ़ा होगा तो नहीं बता पाओगे। 1/टाइम होगी, योगेश कर रहे हैं 1/टाइम होगा। और कोई कुछ कुछ को बोलना है कुछ? देखो यार, ये कोई है कांस्टेंट, ई क्या है, कोई कांस्टेंट है, उसके ऊपर दो पैरामीटर्स लग रहे हैं। एक आपका यूनिट है टी, तो के वाला यूनिट होना चाहिए टी का इनवर्स, इनवर्स, तभी तो ये दोनों कैंसिल होके ई के पावर कोई इनवर्स कोई नहीं बनाएंगे, तो ये होता है पर आवर में। पर आवर बोल दो या आवर इनवर्स बोल दो, जैसे भी मर्जी वो बोल दो। ये डेटा दे दिया, ठीक है। फिर बोल रहा है अज्यूमिंग द कंटिन्यूअस पॉन्डिंग, कंटिन्यूअस पॉन्डिंग मतलब लगातार बारिश हो रहा है। द क्यूमुलेटिव इन्फिल्ट्रेशन पूछ रहा है, द क्यूमुलेटिव, द क्यूमुलेटिव इन्फिल्ट्रेशन, द क्यूमुलेटिव इन्फिल्ट्रेशन, द क्यूमुलेटिव इन्फिल्ट्रेशन एट द एंड ऑफ, एट द एंड ऑफ 2 आवर्स बताइए। एट द एंड ऑफ 2 आवर्स बताइए, 2 घंटे बाद कितना क्यूमुलेटिव, कितना क्यूमुलेटिव इनफिल्ट्रेशन होगा। 2 घंटे बाद बताइए कितना क्यूमुलेटिव इनफिल्ट्रेशन हो जाएगा। तो ऑप्शन आपके मैं लिख देता हूँ। ऑप्शन ए में दिया है 2.68 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 1.50 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 1.34 सेंटीमीटर, एंड ऑप्शन डी में दिया हुआ है 4.18 सेंटीमीटर। तो बताइए कैसे निकालोगे। बोल रहा है क्यूमुलेटिव इन्फिल्ट्रेशन, क्यूमुलेटिव इन्फिल्ट्रेशन का मतलब हुआ टोटल इन्फिल्ट्रेशन की बात कर रहा है। टोटल इन्फिल्ट्रेशन डेप्थ बताइए कितनी होगी। सिंस आपको देखना है तो ये देख सकते हो यहाँ पे आंसर में क्या बोला है, आंसर में सेंटीमीटर में पूछ रहा है, तो आप समझ जाओगे कि क्या पूछ रहा है, डेप्थ ऑफ इन्फिल्ट्रेशन पूछ रहा है, कितना एमएम आपका इन्फिल्ट्रेट करेगा, कितना सेंटीमीटर आपका इन्फिल्ट्रेट करेगा। तो इसका मतलब क्या कर रहा है, इसका मतलब कह रहा है कि आप एफ को 0 से 2 आवर्स के लिए, 0 से 2 आवर्स के लिए इंटीग्रेट कर दो। तो इसका मतलब क्या कर रहा है, 0 से 2 आवर्स के लिए आप क्या करो, एफ टी को पूरा का पूरा इंटीग्रेट कर दो। तो एफ सी प्लस एफ नॉट माइनस एफ सी ई टू द पावर, ए टू द पावर माइनस ए इंटू टी कर दो। जो वैल्यू आएगी वही आपको मिलेगी, क्योंकि ये तो एरिया अंडर कर्व ही है ना, ये एरिया अंडर कर्व ही है भाई। किसी चीज को आप एरिया निकालते हो तो इंटीग्रेट करते हो, इंटीग्रेट करते हो तब आपको एरिया, तो एरिया अंडर कर्व ही है। एरिया अंडर कर्व का मतलब होता है इंटीग्रेशन, आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में भी। ठीक, कितनी वैल्यू आएगी, सी पार्ट बता रहे हैं इकबाल, इकबाल सी पार्ट बता रहे हैं कि 1.34 आएगी। कोई और बताना चाहेगा कुछ? कोई और बताना चाहेगा? इकबाल ने तो रख दिया अपनी बात कि भाई सी पार्ट होगी, कोई और बताना चाहेगा अपनी बात? इंटीग्रेट कर दो ना यार, सारी वैल्यू रख के क्यों परेशान हो रहे हो।
इंटीग्रेट इट, तो 0 से 2 में FC की वैल्यू रखोगे आप 1.34 प्लस F0 की वैल्यू रखोगे। अब आप कहोगे सर ये इतना जल्दी थोड़ी इंटीग्रेट होता है, तो मैं कहूंगा जो 991 MS कैलकुलेटर है उसमें इंटीग्रेशन भी हो जाता है, बट अगर नहीं आता है तो भी आप बड़ी आसानी से कर सकते हो, इतना डिफिकल्ट भी तो नहीं है, इतना डिफिकल्ट भी तो नहीं है। तो 7.62 माइनस 1.34 e टू द पावर माइनस 4.182 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 नहीं रखोगे यहाँ, अभी अभी 2 क्यों रखोगे यार, अभी 2 नहीं रख सकते हो, अभी टी रखोगे, इंटीग्रेशन करोगे ना तब तो टी रखो, तब तो 2 रखोगे यार। किसी और का भी एक आंसर आया, देखते हैं क्या आया। 4.182 इंटू टी, इसको इंटीग्रेट करना है आपको। सरस्वती ने बोला ए है, देखो दो ऑप्शन अभी आ गया, दो ऑप्शन अभी आ गया। प्रोनाउन सही कर रहा हूँ मैं, सरस्वती नाम है ना, सही है। तो इसको इंटीग्रेट करके यार क्यों गलत कर रहे हो आप, बताओ। इसको थोड़ा सा पहले सॉर्ट आउट करो, पहले थोड़ा सा इसको क्या करो, पहले थोड़ा सा इसको क्या करो, सी, सी बताया, आभा ने भी सी बताया, सरस्वती ने ए बताया, बाकी सब सी बता रहे हैं। अभी मैं सॉल्व करूंगा तो हो सकता है कुछ और आ जाए, ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है। देखो अंदर 1.34 तो बचेगा ही, इसको कुछ नहीं करना। जब आप 7.62 से घटाओगे, सब्ट्रैक्ट 7.2 में से 1.34, तो कितना आएगा, 7.32 माइनस 1.34, तो यू विल गेट 5.98, 5.98 आएगा। 7.62 में से आप घटा दोगे, देन यू विल गेट 5.98, 7.62 है यार, 7.62 माइनस 1.34, तो 6.28 आएगा, गलत लिख दिया मैंने, 6.28 आएगा, सो इट विल बी 6.28। ठीक, फिर उसको लिखो e टू द पावर माइनस 4.182 p। अब इंटीग्रेट करते हैं इसको, अब इंटीग्रेट करोगे जब इसको, इसको करोगे तो यहाँ t आ जाएगा 1.34, और टी का मतलब 2 आवर्स, क्योंकि 0 से 2 में है तो 2 आवर्स हो जाएगा, प्लस 6.2828 ई टू द पावर माइनस, माइनस उसका करते हो तो क्या आता है, ए टू द पावर माइनस, माइनस ए एक्स का करोगे तो ए डिवाइड हो जाता है, माइनस ए डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा आपका e टू द पावर माइनस 4.182 t डिवाइडेड बाई माइनस 4.182 तो इसको करोगे तो कितना हो जाएगा। अब किसी का नया आंसर आया होगा, मुझे पता है आएगा ही किसी का नया आंसर। देखो एक ने सही किया, अभी एक ने सही किया, बाकी लोग गलत क्यों कर रहे थे, बाकी लोग गलत क्यों कर रहे थे। 208 2.68 प्लस 6.28 मल्टीप्लाइड बाई मल्टीप्लाइड बाई मल्टीप्लाइड बाई e टू द पावर माइनस, माइनस e टू द पावर माइनस 4.8182 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई माइनस 4.182 माइनस, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, e टू द पावर 0 डिवाइडेड बाई 4.182। अब बताओ कितना आंसर आएगा। देखा डी आ गया ना, मैंने बताया था गेट में ऐसा क्वेश्चन होता है ना कि आप जहां गलती करोगे, जहां गलती करोगे वो ऑप्शन मैच कर जाएगा आपका। तो देखो उन्होंने तीनों ऑप्शन जो जो आपने बोला सब ऑप्शन रख रखा है, ये वाला पार्ट आपने छोड़ दिया होगा, जीरो कर दिया होगा, तभी आपका कुछ अलग आंसर आ रहा है ना। ये वाला पार्ट जो आखिरी वाला पार्ट है, इसको आपने लिमिट लेने में जल्दीबाजी कर दी, इसीलिए गलत आ रहा है। तो ये हो जाएगा 2.68 प्लस 2.68 प्लस 6.28 मल्टीप्लाइड बाई,
अब इसको पावर वाले को आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, मैं उसको बता देता हूँ। सो ई टू द पावर माइनस 4.182 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइड बाई 4.182 माइ प्लस 1 अपॉन 4.8182। तो ये जो आएगा आपका वैल्यू वो आएगा 0 पॉइंट, अंदर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.239, तो ये हो जाएगा 2.68 प्लस मल्टीप्लाइड बाई 6.28 कर दो, तो ये आ जाएगा 1.5, तो प्लस 2.68 ये आ जाएगा 4.18। देखा ना कहाँ गलती हुई आपसे, कितने लोगों ने आंसर दिया लेकिन किसका किसका करेक्ट हुआ, है ना। ऐसे आंसर एक्सपेक्टेड होते हैं, क्योंकि गेट में क्या है, सब सही हो जाता है, जो आप जो सॉल्व करोगे वो सब सही होने लगता है। आपको खुशी भी हो जाएगी कि अरे वाह क्या दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आ गया आंसर। लेकिन आप जब घर पे आओगे तब आपको लगता है अरे यार ये कैसे हो गया, ये तो मैंने सही किया था, अरे यार सब आता था, फार्मूला भी आता था, गेट ने खुद ही फार्मूला दे रखा था। फार्मूला सोचो याद करने की भी जरूरत भी नहीं थी, ये फार्मूला खुद ही गेट दे दिया था। गेट हैज गिवन इट्स दिस फार्मूला इटसेल्फ, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो आपको कुछ याद भी करने की जरूरत है। मैंने बताया गेट में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं ना, वो सोल्यूशन भी खुद दे देते हैं और आपको क्वेश्चन भी खुद देते हैं, बस आपको ढूंढना पड़ता है उसको। तो देखो इंटीग्रेशन में जो गलत करेगा भाई उसका तो गलत आएगा ही। क्लियर है ये क्वेश्चन क्या, इज इट क्लियर, आप क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं, इससे और एक मजेदार कॉन्सेप्ट आने वाला है, उस पर तो आप फटाफट क्वेश्चन लगाओगे, इससे भी मजेदार कॉन्सेप्ट आने वाला है एक। चलो अगले अगले कॉन्सेप्ट में जाते हैं हम। नेक्स्ट इज इनफिल्ट्रेशन इंडिसेस। इनफिल्ट्रेशन इंडिसेस का मतलब होता है कि हमें कुछ कुछ एवरेज वैल्यू ऑफ इनफिल्ट्रेशन की वैल्यू मिल जाती है, जिससे हम डिफाइन करते हैं कि हमारा इनफिल्ट्रेशन कितना हो रहा है, एवरेज इनफिल्ट्रेशन कितना हो रहा है, ठीक है। एवरेज इनफिल्ट्रेशन कितना हो रहा है वो डिफाइंड होता है। सो इनफिल्ट्रेशन इंडिसेस दो होते हैं, एक फाई इंडेक्स होता है, फाई इंडेक्स होता है, और एक होता है डब्ल्यू इंडेक्स, एक होता है डब्ल्यू इंडेक्स। बड़ी आसानी से समझोगे आप, बस आप देखते रहो। Phi index and W index. So infiltration indices represents infiltration at an average rate. क्योंकि हमारा यार ये कर्व जो शो कर रहा था वो कभी कभी कुछ शो कर रहा है, कभी कुछ शो कर रहा है, कभी कुछ शो कर रहा है, तो वी वांट ए एवरेज वैल्यू, हमें एक एवरेज वैल्यू चाहिए। मान लो 1 घंटे में कुछ करता है, 2 घंटे में कुछ करता है, 3 घंटे में कुछ करता है, तो मुझे क्या चाहिए, एक एवरेज वैल्यू चाहिए। क्योंकि एवरेज वैल्यू रहेगी तो मैं सीधे बता दूंगा कि एवरेज इन्फिल्ट्रेशन इतना है, आप बाकी समझ लो इतना इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, पानी बरसेगा तो एवरेज इतना इन्फिल्ट्रेट हो जाएगा, बाकी जो बचेगा वो कहाँ चला जाएगा, वो आगे बढ़ जाएगा, वो आगे बढ़ जाएगा आपके रन ऑफ में। तो देखो अब इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक बेसिक बैकग्राउंड दे रहा हूँ, बेसिक बैकग्राउंड दे रहा हूँ, समझो इसको। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ, आई एम अज्यूमिंग दैट, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ, क्या अज्यूम कर रहा हूँ, आई एम अज्यूमिंग दैट सरफेस इज सरफेस इज फ्लैट, सरफेस क्या है, फ्लैट है, एंड initial losses are initial losses are considered as considered considered a part of as a part of infiltration। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा दोनों पॉइंट है। अगर आप सपोज करो ऊपर से बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, हाई इंटेंसिटी की बारिश हो रही है, या प्रेसिपिटेशन नाम ले लेते हैं, प्रेसिपिटेशन हो रहा है mm/आवर में। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है, बहुत कॉमन वर्ड होता है, क्योंकि इसमें रेनफॉल भी आ जाएगा, स्नोफॉल भी आ जाएगा, हेल्स भी आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा। तो पी अमाउंट ऑफ, जब आई रिप्रेजेंट करूंगा तो रेनफॉल बताएगा, पी रिप्रेजेंट करूंगा तो प्रेसिपिटेशन बताएगा। प्रेसिपिटेशन जो है जनरल टर्म है, आई जो है स्पेसिफिक टर्म है। आई का मतलब होता है रेनफॉल इंटेंसिटी, और प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है कि आपका जो पूरी आपकी स्नोफॉल रेनफॉल सब मिलाकर के जो वैल्यू आएगी, यूनिट दोनों का सेम रहेगा। तो पी अमाउंट ऑफ रेनफॉल ऊपर से हो रहा है, पी अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन ऊपर से हो रहा है, दैट पी अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन इज
क्या बोल रहे हैं सर, पिछले वाले क्वेश्चन में टी इक्वल टू टू नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? वाई टी इज नॉट इक्वल टू 2? डायरेक्टली टी इक्वल टू 2 यू कैन नॉट पुट, वहां पे आप डायरेक्टली टी इक्वल टू 2 पुट कर दोगे तो वो एरिया अंडर कर्व कहाँ हुआ भाई? अगर आप डायरेक्टली टी इक्वल टू 2 पुट कर दोगे, ये वेरिएशन जो है ना, वेरिएशन जो है वो एक्सपोनेंशियल है, तो इसके अंदर में कर्व निकालने के लिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। डायरेक्टली आप टी इक्वल टू 2 पुट करोगे तब आपका आंसर गलत ही आएगा, आपको इंटीग्रेशन मेथड से निकालना होगा। समझ में आया? यही पूछना चाहते थे शायद आप, सरस्वती, यही पूछना चाहते थे कुछ और, कि टी इक्वल टू 2 डायरेक्टली क्यों नहीं पुट किया इक्वेशन में, है ना? डायरेक्टली आप कभी मत पुट करना, गलत आंसर आएगा आपका हमेशा, एक आंसर वो भी मैच कर जाएगा। डायरेक्टली आप मत पुट करना, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व निकालने का मतलब होता है उसका इंटीग्रेशन करना। सिंस इट इज एक्सपोनेंशियल कर्व वी कैन नॉट पुट टी इक्वल टू 2। अगर ये लीनियर कर्व होता कुछ ना, तब हम टी इक्वल टू 2 पुट कर लेते हैं। ये एक्सपोनेंशियल कर्व है, एक्सपोनेंशियल कर्व में हमारा वेरिएशन चलता है, कांस्टेंट नहीं होता। कांस्टेंट नहीं होता तो मान लो ऐसे लाइन जा रहे होते स्ट्रेट ना, ऐसे ये कर्व है और ऐसे स्ट्रेट लाइन जा रही होती, तब हम टू इक्वल डायरेक्टली 2 रख देते तो पूरा का पूरा हमें एरिया मिल जाता। ठीक है, लेकिन ये एक्सपोनेंशियल वेरी कर रहा है, इसलिए टी इक्वल टू 2 डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते। क्लियर है ना? डायरेक्टली टी इक्वल टू 2 मत पुट करना, आप इंटीग्रेट करके तब वो टी लिमिट लगा के पुट करना। ठीक है, तो पी अमाउंट ऑफ बारिश हो रही है, पी अमाउंट बारिश में हमने मान लिया है कि जो सारे इन्फिल्ट्रेशन लॉसेज होंगे, सारे जो इन्फिल्ट्रेशन लॉसेज होंगे, इनिशियल लॉसेज होंगे, सॉरी, जो इनिशियल लॉसेज होंगे वो सारे के सारे हमने कंसिडर कर लिया, इन्फिल्ट्रेशन में ही कंसिडर कर लिया। तो इनिशियल लॉसेज कौन से होते थे? जो डिप्रेशन में रुक जाते थे, जो घरों पे रुक जाते थे, जो हमारे पौधों पे, पेड़ पौधों पे रुक जाते थे, वो सारे इनिशियल लॉसेस थे। बताया था इंटरसेप्शन लॉसेस होते हैं। उन इंटरसेप्शन लॉसेस को या इवेपोर ट्रांसपिरेशन, इन सबको हमने क्या किया है, हमने मान लिया है ऐसा कि वो इन्फिल्ट्रेशन में ही कवर हो रहे हैं। हमने ऐसा मान लिया। इसका मतलब कर क्या रहे हैं हम? वी आर एज्यूमिंग दैट, या वी आर इग्नोरिंग, वी आर वी आर नेग्लेक्टिंग वी आर नेग्लेक्टिंग वी आर नेग्लेक्टिंग द लॉसेज। हमने नेग्लेक्ट को क्या, लॉसेज को क्या कर दिया है, फाइंड एक्स को निकालते समय मान रहे हैं कि वो लॉस क्या है, नेग्लेजिबल है। तो जो पानी ऊपर से गिरेगा वो पानी कुछ अमाउंट क्या हो जाएगा, अंदर, कुछ अमाउंट अंदर जाएगा। सम अमाउंट ऑफ वाटर इनफिल्ट्रेट, सपोज ये आई अमाउंट इनफिल्ट्रेट कर गया, आई अमाउंट ऑफ वाटर इज इनफिल्ट्रेटेड। इसको अभी पी को आप एमएम में ही रखो, मतलब डेप्थ ऑफ फ्लो में रखो। दोनों में रिप्रेजेंटेशन हो सकता है बारिश का, डेप्थ में भी रिप्रेजेंटेशन हो सकता है और आपका आपका रेट में भी हो सकता है। आई अमाउंट इन्फिल्ट्रेट कर गया, और जो आई अमाउंट इन्फिल्ट्रेट करने के बाद जो बच रहा है पानी, वो आपके सरफेस पे इस तरह से फ्लो करना शुरू हो गया। मतलब क्या है, सपोज करो खेत, आप खेत में खड़े हो, बहुत सारा बारिश आपका हुआ, बहुत सारा बारिश हुआ तो क्या होगा, बारिश हुआ तो कुछ पानी आपके खेत में अंदर इन्फिल्ट्रेट कर जाएगा, और जब बच जाएगा, पूरा इन्फिल्ट्रेशन खत्म हो जाएगा, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ बारिश हो रही है, तो उससे जो एक्स्ट्रा पानी आएगा वो क्या करेगा, सरफेस पे ऐसे फ्लो करने लगेगा। उसको बोलते हैं सरफेस रन ऑफ। सरफेस रन ऑफ, सरफेस के ऊपर आपको पानी दिखने लगेगा जैसे रोड पे फ्लो करता है। सरफेस रन ऑफ को मान लेता हूँ आर, मान लेता हूँ आर। तो जो आपका पी बारिश हुआ था, पी अमाउंट ऑफ बारिश हुआ था, उसमें आई आपका इन्फिल्ट्रेट कर गया और आर आपका रन ऑफ में जा रहा है। आर आपका रन ऑफ जा रहा है, सिंस वी आर नेग्लेक्टिंग द माइनर लॉसेस। जो छोटे छोटे लॉसेस थे, इवेपोरेशन था, ट्रांसपायरेशन था, इंटरसेप्शन लॉसेस थे, उनको हमने क्या किया, अभी इग्नोर कर दिया है, उनको इग्नोर कर दिया है। ठीक, उनको हमने इग्नोर कर दिया। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इनफिल्ट्रेशन? तो इनफिल्ट्रेशन की वैल्यू हो जाएगी पी माइनस आर, पी माइनस आर। और अगर ये डेप्थ में है तो ऐसे लिखोगे, अगर डेप्थ में हमने लिखा है तो ऐसे लिखोगे। अगर हमें आई को जो रखना है, इनफिल्ट्रेशन को रेट में लिखना है, रेट का मतलब होता है, रेट का मतलब होता है कि एमएम पर आवर, एमएम पर आवर में अगर लिखना है, रेट में लिखना है, तो हमें क्या करना होगा, इसको टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर ये एमएम पर आवर में लिख दिया हमने, इसमें सब जो है ये मान लो एमएम में है, ये भी एमएम में है, ये भी एमएम में है, सब एमएम में है। ठीक है, तो इस तरह से जुड़ेगा। और अगर एमएम पर आवर में होगा, तो अगर आई एमएम पर आवर में है तो पी माइनस आर डिवाइडेड बाई इफेक्टिव टाइम ऑफ रेनफॉल। इफेक्टिव टाइम ऑफ रेनफॉल से इसको डिवाइड करेंगे। इफेक्टिव टाइम ऑफ रेनफॉल क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। इफेक्टिव टाइम ऑफ रेनफॉल क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको इफेक्टिव रेनफॉल अब क्या होता है वो बताता हूँ, फिर फाइव इंडेक्स पे हम आ जाएंगे। सो रेनफॉल, पहले तो रेनफॉल एक्सेस समझो क्या है। रेनफॉल एक्सेस
ये टर्म्स हैं सारे, आपको समझ में आना चाहिए, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन होता है। रेनफॉल एक्सेस इज द रेनफॉल is the rainfall contributing 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 to runoff and the period during which and the period during which such a rainfall such a rainfall takes place takes place is called period of rainfall excess। क्या मतलब हुआ? जब आपका बारिश होगा शुरू में, तो मान लो उस समय कोई भी रन ऑफ नहीं हो रहा है, कुछ टाइम बाद 1-2 घंटे बाद क्या होगा, रन ऑफ शुरू हो जाएगा। रन ऑफ जब शुरू हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि वो एक्सेस रन ऑफ है, जो रन ऑफ ऊपर फ्लो करता है उसको बोलते हैं एक्सेस रन ऑफ। तो रेनफॉल एक्सेस मतलब होता है जो ऊपर से पानी फ्लो कर रहा है उसको बोलते हैं रेनफॉल एक्सेस। मतलब जो पानी बरस रहा था उसमें इनफिल्ट्रेट किया, उससे ज्यादा वाला पानी को बोल रहे हैं रेनफॉल एक्सेस। सो रेनफॉल एक्सेस क्या होता है? रेनफॉल एक्सेस इज द रेनफॉल दैट कंट्रीब्यूटिंग टू द रन ऑफ। रन ऑफ में जो कंट्रीब्यूट करेगा उसको बोलते हैं रेनफॉल एक्सेस। नाम आपको समझ में आना चाहिए। रेनफॉल एक्सेस मतलब एक्सेस ऑफ रेनफॉल, ज्यादा रेनफॉल है तो बारिश का पानी क्या होगा, आपके सड़कों पे भागने लगेगा, रन ऑफ करने लगेगा। एंड पीरियड ड्यूरिंग विच, जिस टाइम में ये रेनफॉल एक्सेस हो रहा होगा, जिस टाइम पे ये रन ऑफ हो रहा होगा, उस टाइम को बोलते हैं रेनफॉल एक्सेस टाइम। रेनफॉल एक्सेस टाइम। तो मैंने ये जो बताया आपको टीई वैल्यू जो रखोगे, ये टीई वैल्यू वो टाइम है जिसमें आपका रेनफॉल एक्सेस हो रहा हो। रेनफॉल एक्सेस होने का मतलब रन ऑफ शुरू हो गया हो। रेनफॉल एक्सेस जिसमें हो रहा हो वो टाइम रखोगे, समझ में आना चाहिए, नहीं तो फिर आप बाद में सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ये वो वाला टाइम है। सपोज मेरे पास डेटा है कुछ, मेरे पास डेटा है, मैं मान रहा हूँ कि एक फर्स्ट आवर में हुआ जो रेनफॉल 0.5 सेंटीमीटर हुआ, दूसरे आवर में हुआ जो सेकेंड आवर में, मतलब पहले घंटे में 0.5 मीटर हुआ, 0.5 सेंटीमीटर, दूसरे आवर में हुआ वो 1 सेंटीमीटर हुआ, थर्ड आवर में जो हुआ वो 2 सेंटीमीटर हुआ। ठीक इस तरह से बारिश तीन तीन आवर की मेरे पास डेटा पता है। ठीक पहले घंटे में जो था वो कंट्रीब्यूशन जो है वो कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ। मान लो रेनफॉल में कंट्रीब्यूशन नहीं, सॉरी रन ऑफ में कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, रन ऑफ में कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, तो ये वाला हमारा इफेक्टिव टाइम में नहीं आएगा। हमारा इफेक्टिव टाइम मान लो यहाँ से रन ऑफ में आ रहा है, तो इफेक्टिव टाइम हमारा कितना होगा, 2 आवर्स होगा। इफेक्टिव टाइम 2 आवर्स क्यों हुआ? क्योंकि जब 1 आवर था तो उस समय कोई भी रन ऑफ नहीं हो रहा था, कोई भी रन ऑफ मतलब कोई भी सरफेस पे पानी फ्लो नहीं कर रहा था। लेकिन जब दूसरे घंटे का बारिश शुरू हुआ तो उस टाइम पे हमें क्या, सरफेस पे रन ऑफ देखने को मिला। सरफेस पे रन ऑफ देखने को मिला तो उसके बाद हमेशा देखने को मिलेगा। तो ये जो 2 आवर और 3 आवर वाली बारिश थी, मतलब 2 घंटे वाली जो बारिश थी, 2 आवर का मतलब हुआ अभी आप 12 बजे से बारिश शुरू हो रही है, फिर 1 बजे बारिश हुई तो 1 घंटा हो गया, 1 आवर। फिर 1 बजे से बारिश शुरू हुआ, 2 बजे तक बारिश हुआ तो फिर से 1 आवर, तो इसको बोलते हैं 2 आवर बारिश हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद फिर से 1 आवर हुआ तो ये 1 आवर और एक्स्ट्रा बारिश हो गई तो बोलते 3 आवर बारिश हो गई, इस तरह से बोलते हैं। तो जो ये 2 घंटे ये वाले हैं वही सिर्फ एक्स्ट्रा रन ऑफ दे रहे हैं। तो इफेक्टिव जो हमारा टाइम पीरियड होगा वो कितना हो जाएगा, 2 रखोगे यहाँ इंस्टेड ऑफ 3। तीन तीन आवर का बारिश हुआ था लेकिन हमने क्या रखा, यहाँ पे सिर्फ 2 ही रखा क्योंकि उसी 2 घंटे में हमें रेनफॉल एक्सेस मिल रहा था। अब आ जाते हैं इस पे, क्या होता है आपका फाई इंडेक्स। इस पे क्वेश्चन कराऊंगा तो और क्लियर होगा, मेजर क्वेश्चन से आपको पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। फाई इंडेक्स इज इनफिल्ट्रेशन ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इफेक्टिव स्टॉर्म। इफेक्टिव स्टॉर्म के टाइम पे जो इनफिल्ट्रेशन हो रहा हो, जो ग्राउंड में पानी जा रहा हो, उसको बोलते हैं फाई इंडेक्स, दैट इज नोन एज फाई इंडेक्स। डिवाइडेड बाय ड्यूरेशन ऑफ इफेक्टिव स्टॉर्म। डिवाइडेड बाय इफेक्टिव स्टॉर्म मतलब होता है, इफेक्टिव स्टॉर्म का मतलब होता है जब आपका क्या हो रहा, जब आपका रन ऑफ हो रहा हो उसको बोलते हैं इफेक्टिव स्टॉर्म। अभी अभी पीछे आपको समझाया था ये कि रेनफॉल एक्सेस, या इसको दूसरा नाम भी होता है इफेक्टिव इफेक्टिव रन ऑफ भी बोलते हैं इसको। ठीक है, रेनफॉल एक्सेस या इफेक्टिव रन ऑफ भी बोलते हैं। तो उस टाइम को हम बोलते हैं यहाँ पे इफेक्टिव स्टॉर्म बोलते हैं, इफेक्टिव स्टॉर्म।
उस टाइम को हम बोलते हैं जब आपका रन ऑफ मिलने लगे, सड़क पे पानी बहने लगे, उसको बोलते हैं रेनफॉल एक्सेस और इफेक्टिव स्टॉर्म। तो इफेक्टिव स्टॉर्म वाली वैल्यू यहाँ रखोगे। P इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्टिव स्टॉर्म। जो P होगा यहाँ पे, अगर P क्या है, इफेक्टिव स्टॉर्म है, मतलब बारिश जो आ रही है वो, जो बारिश ऊपर से हो रही है वो वाली, एंड R इज द रन ऑफ, तो P माइनस आर डिवाइडेड बाई टी इज द फाई इंडेक्स। ऐसे डेफिनेशन में बहुत ज्यादा हमें पूछा नहीं जाता, हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विल डू वन क्वेश्चन, देन यू विल अंडरस्टैंड। पहले, इससे पहले एक और पॉइंट आपको क्लियर कर दूं कि जो आपका रेनफॉल इंटेंसिटी होती है, रेनफॉल इंटेंसिटी होती है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं हाइटोग्राफ से। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं हाइटोग्राफ से। तो रेनफॉल इंटेंसिटी का मतलब हुआ सेंटीमीटर पर आवर में ग्राफ ड्रॉ करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। विद रिस्पेक्ट टू टाइम रेनफॉल इंटेंसिटी, ये पहले भी बताया था आपको, कितने टाइप का आप रेनफॉल को कैसे कैसे डेटा रिप्रेजेंट कर सकते हो। जो आपका रेनफॉल इंटेंसिटी होता है, इट इज प्लॉटेड, जो हाइटोग्राफ होता है, इट इज द प्लॉट बिटवीन, हाइटोग्राफ इज द प्लॉट बिटवीन रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस आवर वर्सेस टाइम। टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट होता है। तो फाई इंडेक्स को दो तीन डेफिनेशन और मैं बोल रहा हूँ, देखो आप समझ में आता है क्या। पहला तो फाई इंडेक्स ये होता है, फाई इंडेक्स इज द एवरेज रेनफॉल above which the rainfall volume is equal to the runoff is equal to runoff is equal to runoff। तो फाई एक ऐसी वैल्यू है जिसके ऊपर बारिश होना शुरू हो जाए। मान लो 3 mm पर आवर की फाई वैल्यू है, तो 3 mm पर आवर से ज्यादा बारिश अगर शुरू हुई, अगर 3 mm से ज्यादा बारिश होगी, तो वो पूरा का पूरा कहाँ जाएगा, रन ऑफ में जाएगा। 3 mm से ऊपर जो बारिश होगी, वो पूरा का पूरा क्या जाएगा, रन ऑफ में जाएगा। तो मुझे मान लो बारिश का डेटा प्लॉट करना है। तो मैं बोला कि पहले 2 घंटे में बारिश मेरी जो हुई, पहले 2 घंटे में जो बारिश हुई 0.5 हुआ। फिर अगले 2 घंटे में जो बारिश हुई, अगले 2 घंटे में जो बारिश हुई, वो वो 1.5 हुआ। ठीक है। उसके अगले अगले 2 घंटे में जो बारिश हुई, वो पूरा का पूरा वो पूरा का पूरा कहाँ तक हुआ, इस तरह से 2.5 से थोड़ा ज्यादा हुआ। फिर उसके अगले 2 घंटे में जो बारिश हुई, वो यहाँ पे बारिश हुई। फिर उसके अगले घंटे में तो बारिश हुई। इस तरह से हमारा पूरा का पूरा हाइटोग्राफ बन गया। हाइटोग्राफ बनाने के बाद मुझे फाई इंडेक्स अगर पता रहेगा, तो फाई इंडेक्स मतलब होता है अबव विच एवरेज रेनफॉल अबव विच, ये लिखा हुआ है एवरेज रेनफॉल अबव विच द रेनफॉल वॉल्यूम, अबव विच मतलब हुआ ये वाला पार्ट, इस रेनफॉल से ऊपर, ऊपर का मतलब ये वाला पूरा पार्ट, अबव विच ऑल द वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल इज इक्वल टू रन ऑफ। तो ये पूरा का पूरा जो होगा ऊपर वाला पार्ट, वो रन ऑफ में जाता है। और ये जो पूरा नीचे वाला पार्ट है, ये पूरा का पूरा कहा जाएगा, ये इनफिल्ट्रेशन में जाने लगता है। तो ये हाइटोग्राफ जब ड्रॉ कर लोगे और फाई इंडेक्स निकाल लोगे, तो फाई इंडेक्स निकालने के बाद लाइन ड्रॉ कर लोगे। लाइन जब ड्रॉ हो जाएगी, तो आप बोलोगे जो इसके नीचे वाला पार्ट है वो पूरा का पूरा इनफिल्ट्रेशन में जा रहा है, और जो इसके ऊपर वाला पूरा पार्ट है वो पूरा का पूरा रन ऑफ में जा रहा है, वो पूरा का पूरा रन ऑफ में जा रहा है। एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको ज्यादा और क्लियर मैं बताऊंगा। एक क्वेश्चन जस्ट करोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेट्स डू ए क्वेश्चन। एक गेट का ही क्वेश्चन उठा करके करवाता हूँ आपसे, तब आप करोगे। क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है क्वेश्चन में गिवन है क्वेश्चन में गिवन है द रेनफॉल ऑन फाइव फाइव सक्सेसिव 5 successive days 5 successive days in a in a catchment in a catchment in a catchment were measured as 3, 8, 12, 6 and 2 centimeter
and 2 centimeter if if total if total runoff if total runoff, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नहीं पढ़ेंगे। इफ टोटल रन ऑफ एट द, नहीं तो बहुत लोग भाग जाएंगे, अभी 10 के 10 बने हुए हैं। इफ टोटल रन ऑफ एट द आउटलेट from the catchment from the catchment was 15 centimeter, the value of phi index in mm per hour is यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, ए पार्ट में है 0, बी पार्ट में है 1.04, सी पार्ट में है आपके in the C part they have given that 1.53, and in the D part sufficient information is not available। इस तरह का क्वेश्चन आपको दे रखा है, गेट 2002 का है, 2002 का है, गेट 2002। तो जब से ये क्वेश्चन मिले ना, आप पहले डेटा को मैं रीड करना मैं बता देता हूँ हाउ टू रीड दिस डेटा। पहले आप रीड करोगे, क्या बोल रहा है ये, द रेनफॉल ऑन ए 5 सक्सेसिव डेज। सक्सेसिव डेज का मतलब, मान लो आज कौन सा दिन है, दिन कौन सा यार, हाँ आज है आपका संडे है, तो संडे आया, फिर मंडे आएगा, फिर ट्यूसडे आएगा, फिर वेडनेसडे आएगा, फिर थर्सडे आएगा। ठीक है, तो 5 दिन हो गया। तो बोल रहा है 5 सक्सेसिव डेज, मतलब लगातार 5 दिन जो बारिश हुई, उसमें पहले दिन बारिश जो हुई वो 3 सेंटीमीटर हो, सेंटीमीटर में यूनिट दे रखा है। दूसरे दिन जो बारिश हुई वो 8 सेंटीमीटर हुई, तीसरे दिन जो बारिश हुई 12 सेंटीमीटर हुई, चौथे दिन जो हुई 6 सेंटीमीटर हुई, और 5वें दिन जो हुई 2 सेंटीमीटर बारिश हुई। ये आपका बारिश का डेटा उसने दे दिया। ठीक, फिर बोल रहा है कि जो कैचमेंट है, ये आपका पूरा का पूरा कैचमेंट होगा जहां से बारिश होके आ रही होगी, और यहाँ पे आपका क्या है, आउटलेट है, ये आउटलेट पॉइंट है जहां से आपका पूरा पानी क्या होगा, कलेक्ट होकर इस आउटलेट से बाहर आएगा। ये पूरा कैचमेंट था जिसमें बहुत सारे रिवर्स हो सकते हैं। इस कैचमेंट से जो पानी बाहर आ रहा है, बोल रहा है कैचमेंट के आउटलेट पे जो जो रन ऑफ देखा गया, रन ऑफ मतलब होता है जो सरफेस पे पानी फ्लो करते हुए जा रहा होगा, उस रन ऑफ की डेप्थ देखी गई कि 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है। 5वें दिन उसने देखा, ठीक है, 5वें दिन देखा, टोटल रन ऑफ कितना है, 15 सेंटीमीटर है। फिर बोल रहा है फाइव इंडेक्स बताओ, तो आप डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई करोगे ना तो गलत हो जाएगा। फार्मूला देखो क्या अप्लाई करोगे आप, फाइव इंडेक्स का मैंने फार्मूला क्या बताया, फाइव इंडेक्स का फार्मूला मैंने बताया, फाइव इंडेक्स का फार्मूला बताया मैंने कि पीई मतलब इफेक्टिव रेनफॉल, इफेक्टिव प्रेसिपिटेशन माइनस, देख लो नहीं याद है तो, पीई माइनस आर डिवाइडेड बाई टीई, पीई माइनस आर डिवाइडेड बाई टीई। ठीक है, तो पीई का मतलब होता है इफेक्टिव रेनफॉल, और टी का मतलब होता है इफेक्टिव टाइम, और आर का मतलब होता है रन ऑफ, आर का मतलब होता है रन ऑफ। तो रन ऑफ तो हमें डायरेक्टली दे रखा है 15 सेंटीमीटर, लेकिन ये इफेक्टिव वैल्यू होगी कि नहीं होगी ये नहीं पता। तो ये हमें ट्रायल एंड एरर मेथड से ढूंढना पड़ता है। ट्रायल एंड एरर मेथड क्या होता है वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। आपको क्या करना होगा, सबसे पहले हाइटोग्राफ प्लॉट करना होगा, बिल्कुल जो बता रहा हूँ वही वाला मेथड अपनाना, तब आपको सही 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 आंसर मिलेगा, अदरवाइज आंसर सही नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, हाइटोग्राफ प्लॉट करोगे। हाइटोग्राफ क्या होता है, रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ, रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ को बोलते हैं हाइटोग्राफ। दैट ग्राफ इज नोन एज हाइटोग्राफ। तो मैं यहाँ पे हाइटोग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, आई एम प्लॉटिंग ए हाइटोग्राफ। तो देखो ये वाला हमारा हो गया एक एक्सिस, और दूसरा वाला ये हो गया दूसरा वाला एक्सिस। थोड़ा सा यार मिटा उठा दो, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ इसको, क्लियर और क्लियर और के बाद इसको कर दो बंद। फिर यहाँ से करो डिलीट, इसको डिलीट करके ग्राफ थोड़ा ऊपर बनाना चाहता हूँ मैं। ठीक है, ग्राफ थोड़ा ऊपर बनाना चाहता हूँ, तो ग्राफ मैंने
बनाने के लिए यहाँ वाला यूज किया, ये वाला डायरेक्ट बन जाएगा ग्राफ अपना। तो लाइन ले लिया ये वाली, तो ये वाला हमारा हाइटोग्राफ के लिए वाई एक्सिस हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स एक्सिस, यहाँ पे हो जाएगा एक्स एक्सिस। तो दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज वाई एक्सिस। ठीक है, इस वाई एक्सिस पे हम क्या रखेंगे, इस वाई एक्सिस पे रखेंगे रेनफॉल, रेनफॉल इंटेंसिटी। व्हाट वी आर डूइंग, वी आर मेकिंग ए हाइटोग्राफ। हम एक हाइटोग्राफ बना रहे हैं। हाइटोग्राफ मतलब होता है रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम का प्लॉट। मैंने बताया था आपको प्लॉट किसके बीच में होता है, पता होना चाहिए। तो जब हाइटोग्राफ आएगा पूछेगा तो आप बताओगे रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम में प्लॉट होता है। इसको जो ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे जो यूनिट है उसी उसी यूनिट में हम प्लॉट करेंगे। सिंस इट इज गिवन दैट कि सेंटीमीटर में बारिश हो रही है, सेंटीमीटर में बारिश हो रही है, हम इसको सेंटीमीटर पर डे में ही प्लॉट करेंगे। भले हमारा आंसर जो पूछा है वो एमएम पर आवर में पूछा है, बट हम सेंटीमीटर पर डे में प्लॉट करके उसको लास्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, और टाइम जो दिया है वो डे में, तो डे में ही हम प्लॉट करेंगे। ठीक है, अब पहले हम पहले वाले का ड्रॉ करते हैं, फर्स्ट का ड्रॉ करते हैं। जो पहले दिन बारिश हुई है वो तीन, इस पे आप एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे मार्क करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक लमसम आप समझ सकते हो बनाना है। तो यहाँ पे आपका 3 सेंटीमीटर की बारिश हुई है, 3 सेंटीमीटर की बारिश हुई है किस दिन, पहले दिन। पहले दिन 3 सेंटीमीटर की बारिश हुई थी, तो ये मैंने बना दिया कि 3 सेंटीमीटर की बारिश हुई, 3 सेंटीमीटर की बारिश हुई फर्स्ट दिन, पहले दिन, फर्स्ट दिन जो हुआ वो 3 सेंटीमीटर की बारिश हुई। फिर दूसरे दिन क्या होगा, दूसरे दिन क्या होगा, फिर से बारिश हुई, कितने एमएम की आई, 8 एमएम की। तो 8 एमएम वाला कर्व जो होगा वो हमें ड्रॉ करना है, तो 8 एमएम वाला हम कर्व ड्रॉ कर देते हैं। रेड से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये यहीं से शुरू होगा, दूसरे दिन, दूसरा दिन जो होगा यहीं से शुरू होगा, और वो 8 एमएम आपका ड्रॉ होगा। 8 एमएम मान लो, थोड़ा सा स्केल पे लेने की जरूरत नहीं, जस्ट आपको एक लमसम में बना के ड्रॉ ड्रॉ करना होता है। 8 एमएम मैं मान लेता हूँ यहाँ पे है दूसरे दिन की बारिश। ठीक है, फिर तीसरे दिन की बारिश जो होगी कितना बताया है, तीसरे दिन की बताया 12, तो 12 जो होगा इससे ऊपर रहेगा, तो 12 यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल, फिर उसके बाद वर्टिकल, ये 12 एमएम वाली बारिश ड्रॉ हो गई। फिर उसके बाद 6 एमएम की बारिश होगी, तो 6 एमएम जो होती है 8 एमएम से नीचे होगी, तो यहाँ कहीं से कर्व स्टार्ट होगा, यहाँ कहीं से कर्व स्टार्ट होगा। तो ये हो गई 6 एमएम की बारिश। फिर है 2 एमएम की बारिश, तो 2 एमएम जो होगी 3 एमएम से कम होगी, तो यहाँ पे बारिश हो जाएगी। तो ये मैंने सारे पांचों दिन की बारिश क्या किया, प्लॉट कर दिया। उसकी वैल्यू ऊपर लिख देता हूँ। ये आपकी बारिश है जो 8 सेंटीमीटर की है, ये 12 सेंटीमीटर की बारिश है, ये 6 सेंटीमीटर की बारिश है, और ये 2 सेंटीमीटर बारिश है। ऐसा मत बनाना है कि 2 वाला 3 से ऊपर निकल जाए, ऐसा कभी नहीं बनाना। आपको ऐसे बनाना है, 3 यहाँ बनाया है, 8 यहाँ बनाया है, तो 8 वाले से ऊपर 12 होगा, और 12 और 8 दोनों के नीचे क्या होगा, 6 होगा, और 6 और 3 दोनों के नीचे क्या होगा, 2 होगा। मतलब ऐसे आप आइडिया लगाना होगा कि सही सही ड्रॉ करो। फिर इसमें आप क्या करो, इस वाले को ट्रायल कैलकुलेट करो। ट्रायल कैलकुलेट का मतलब होता है टोटल रेनफॉल कितना हुआ। तो टोटल रेनफॉल कितना हुआ, पीई, टोटल रेनफॉल कितना हुआ बताना एक बार, ऐड करके बताना टोटल रेनफॉल की वैल्यू कितनी हो रही है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल रेनफॉल, टोटल रेनफॉल वैल्यू कैसे ऐड करोगे, सबको ऐड कर दो यार, जोड़ना है सब। टोटल रेनफॉल का मतलब होता है सारा जो 5 दिन में बारिश हुआ कितना हुआ। सो इट इज 31 सेंटीमीटर, 31 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप क्या करो, 31 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख दो। ठीक है, इसको लिख दो 31 सेंटीमीटर, और उसमें से रन ऑफ कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम 5 दिन है, टोटल टाइम 5 दिन, 5 दिन बारिश हुई है, तो 5 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो ये वैल्यू कितना आएगी बताना, ये वैल्यू कितना आएगी बताना, 31 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 5, 3.2 आ गई। ठीक है, 3.2 सेंटीमीटर पर डे आएगा। अब आप क्या करो, 3.2 सेंटीमीटर पर डे इस पे प्लॉट करो। तो 3.2 क्या होगा, 3 से ऊपर होगा ना, 3.2 3 से ऊपर होगा, तो यहां से कहीं से जाएगी लाइन, ये यहां से जाएगी लाइन। ठीक, यहाँ से लाइन जाएगी। तो आप बोलोगे ये वाला फाइव इंडेक्स होना चाहिए क्या, तो मैं बोलूंगा ये वाला फाइव इंडेक्स नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, 3.2 वाले वैल्यू अभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो फाइव इंडेक्स का डेफिनेशन है वो ये कहता है, फाइव इंडेक्स का डेफिनेशन ये कहता है कि फाइव इंडेक्स इज द एवरेज रेनफॉल अबव विच द रेनफॉल वॉल्यूम इज इक्वल टू द रन ऑफ। लेकिन इसमें दो जो है ये वाले जो दो हैं,
ये वाले हमारे क्या हो गए, पहले कंसीडर हो गए। ये एक्चुअली में क्या है, ये पूरे के पूरे हमने कंसीडर कर लिए थे, इसको हमें हटाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से रेनफॉल एक्सेस नहीं मिल रही है। दे आर नॉट गिविंग रेनफॉल एक्सेस, ये रन ऑफ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो ये रेनफॉल एक्सेस नहीं दे रहे हैं, रेनफॉल एक्सेस नहीं दे रहे हैं। देन वी हैव टू रेनफॉल एक्सेस, ये दोनों नहीं दे रहे हैं। हमें क्या करना है, हमें वो वाला प्रेसिपिटेशन रखना है पीई जो कि रेनफॉल एक्सेस दे रहा हो। जैसे आपको पीछे में डेफिनेशन में दिखाऊं तो आपको पता चल जाएगा, व्हेन आई विल शो यू इन द डेफिनेशन, तो आप पता चल जाएगा कि पीई की वैल्यू क्या रखते हैं। देखो पीछे कर देता हूँ थोड़ा सा, देखो पीई क्या रखना है, पीई विद द मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्टिव स्टॉर्म, टीई विद द ड्यूरेशन ऑफ द इफेक्टिव स्टॉर्म। और इफेक्टिव स्टॉर्म क्या होता है उसको मैंने जस्ट पहले ही आपको बताया था। इफेक्टिव स्टॉर्म इज डिफाइंड एज द स्टॉर्म विच इज विच गिव्स द रन ऑफ, रन ऑफ जो देगा वही होगा। ये दोनों रन ऑफ नहीं दे रहे हैं अभी, तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों को हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा अपने वैल्यू से। ऐसे ग्राफ से देख के हमें पता चल गया कि इन दोनों में से क्या करना है, ये दोनों वैल्यू को हटाना पड़ेगा। तो फिर से दूसरा फाइव इंडेक्स इसी के साथ निकालोगे, इसी के साथ दूसरा फाइव इंडेक्स निकालोगे तो क्या हो जाएगा, जो आपका टोटल रेनफॉल था वो -15 तो था ही, माइनस ये 3 वाला आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो 3 वाला आपको सब्ट्रैक्ट कर दो, और ये 2 वाला भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि टोटल इन्फिल्ट्रेट हो रहे हैं, ये आपके रन ऑफ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम जो पहले 5 आवर था उसमें से 1 आवर आपने इसका वाला हटा दिया पहले दिन वाला, और 1 आवर आपने 5वें दिन वाला हटा दिया। अब वैल्यू कितनी आएगी बताना, अब जो वैल्यू आएगी वो आएगी 31 - 15 - 5 डिवाइडेड बाई 3, ये वैल्यू आएगी 3.67 आएगी। ठीक है, कैलकुलेट किया आपने, 3.67 आएगी। सो पुट इट 3.67 सेंटीमीटर पर आवर। अब 3.67 जब पास, अब आप फिर से प्लॉट करोगे 3.67 को ना, तब आपको ये वाला लाइन हटा देता हूँ बिकॉज इसका काम हो गया है। जब आप 3.67 अब प्लॉट करोगे, अब 3.67 वाली जब लाइन प्लॉट करोगे तो ये कहीं यहाँ पे होगी। अब हमारा सही है, क्यों क्या सही है, क्योंकि अब हमने वो वाले पहले छोड़ दिए थे जो रेनफॉल एक्सेस नहीं दे रहे थे, ये दोनों रेनफॉल एक्सेस नहीं दिए थे, इनको हमने छोड़ दिया, तो अब हमारे जो रेनफॉल एक्सेस वाले पार्ट है वही वाले पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये तीनों रेनफॉल एक्सेस वाले हैं कि 5 इंडेक्स से ऊपर वाला जो होगा वो पूरा का पूरा किस में जाएगा, रन ऑफ में जाता है, तो रेनफॉल एक्सेस दे रहा है, तो अब करेक्ट है हमारा। तो यहाँ से 5 इंडेक्स जो आ जाएगा वो 3.67 सेंटीमीटर पर आवर आ जाएगा, सॉरी आवर नहीं है, डे है। आप कहोगे सर अभी आंसर तो मैच किया नहीं, तो मैं कहूंगा भैया जिस यूनिट में पूछा है उस यूनिट में तो बताओ उसको, जिस यूनिट में पूछा है उस यूनिट में बताओ। तो उसने पूछा है एमएम पर आवर में, एमएम पर आवर में तो क्वेश्चन पूछा है, तो एमएम पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3.67 में 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो एमएम कन्वर्ट हो जाएगा सेंटीमीटर, और 24 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जब करोगे तब आपको सही आंसर मिलेगा। तो फाइव इंडेक्स कभी भी फार्मूले से नहीं करते हैं। नेवर यूज दैट फार्मूला, यू हैव टू ड्रॉ दिस हाइटोग्राफ एंड देन अगेन यू हैव टू सॉल्व बाय दिस मेथड। पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या आपका फाइव जो इंडेक्स है वो सारे रेनफॉल एक्सेस वाले को कवर कर रहा है। अगर नहीं कवर करेगा, हाँ आप सही है, 1.53 आएगा, सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है, इसका सी पार्ट करेक्ट आंसर है। तो कभी भी फाइव इंडेक्स में फार्मूला मत लगाना, हमेशा क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द हाइटोग्राफ। हाइटोग्राफ जब ड्रॉ कर लो आप, फिर देखो कि हाइटोग्राफ में जो फिर फाइव वैल्यू आप निकालो ना फार्मूला से। चलो निकाल देते हैं, बता देता हूँ मैं, सेकंड फिर से बता देता हूँ एक बार क्या कहना चाहता हूँ। जब आपने फर्स्ट ट्रायल में निकाला था तो उस समय वैल्यू है 3.2 सेंटीमीटर पर डे, 3.2 सेंटीमीटर पर डे। और हमारा जो फाइव इंडेक्स का डेफिनेशन है वो ये कहता है कि एवरेज रेनफॉल अबव विच रेनफॉल वॉल्यूम इज इक्वल टू द रन ऑफ वॉल्यूम। मतलब क्या है कि जब हमारा फाइव इंडेक्स ड्रॉ करोगे आप, ये पहली वाली लाइन फाइव इंडेक्स की थी, ठीक है। फर्स्ट ट्रायल में क्या हुआ था, हमने सबको कंसीडर कर लिया था, तो वो वाले पार्ट जो कि रन ऑफ में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दे रहे हैं, थे, हमने फार्मूले में उसको भी यूज कर लिया, रन ऑफ में डिस्ट्रीब्यूशन देने वालों को भी। जो नहीं दे रहे थे हमने सोचा था ये भी दे रहे होंगे, बट हमने जब प्लॉट किया
तो फाई इंडेक्स क्या है, 3 से ज्यादा आ गया, 3 से ज्यादा आ गया, 3.2 आ गया, तो हमने देखा कि हमने दो पार्ट को ऐसा एज्यूम कर लिया है, अपने फार्मूले में इंक्लूड कर लिया जो रन ऑफ में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं। तो उन दोनों को क्या ये इफेक्टिव रेनफॉल नहीं दे रहे हैं, इफेक्टिव रेनफॉल इनका नहीं है। इफेक्टिव रेनफॉल का मतलब नहीं है, क्या मतलब नहीं है, क्योंकि ये जब बारिश हो रही है पहले दिन, तो पूरा का पूरा पानी ये जो रहा हो रहा होगा 3 सेंटीमीटर, पूरा का पूरा इन्फिल्ट्रेट कर जाएगा। और सिमिलरली 5वें दिन भी 2 सेंटीमीटर वाला पूरा का पूरा इन्फिल्ट्रेट कर जाएगा। इसलिए क्या होगा, हेलो, हाँ 13-14 तक सर का वो इमारत वाला खत्म हो जाएगा। क्या सर, 15 से पेपर है, अच्छा। हाँ तो मैं कल परसों में कंक्लूड कर लूंगा, उनकी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 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 बिल्कुल। तो देखो अब फिर से मैं बता देता हूँ, ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है ये पूरा का पूरा इन्फिल्ट्रेट कर जाएगा, पूरा का पूरा इन्फिल्ट्रेट कर जाएगा। तो हमने इसको क्यों कंसिडर किया फार्मूले में, तो इसीलिए हमने क्या किया, पहले ट्रायल से निकाला एक वैल्यू, एक वैल्यू ट्रायल से निकाला 3.2, उसको ड्रॉ किया, उसको ड्रॉ किया तो हमने देखा कि भाई इसके नीचे दो वाले ऐसे हमारे हाइटोग्राफ हैं जो कि पूरा का पूरा इन्फिल्ट्रेट हो रहे हैं, जो कि रन ऑफ में कोई पार्टिसिपेशन नहीं ले रहे हैं। रन ऑफ में पार्टिसिपेशन नहीं ले रहे हैं तो उनको क्या करोगे आप, घटा दोगे, किससे घटा दोगे, किससे घटा दोगे आप, जो आपकी टोटल वैल्यू है उनसे घटा दोगे। तो आप क्या करोगे, 31 - 15 तो हो ही रहा था, और ये वाले पूरे के पूरे इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे, इसलिए इनको घटा दोगे दोनों को। और सीधे नीचे भी टाइम भी घटा दोगे, क्योंकि इफेक्टिव टाइम आपका कम हो गया है। इफेक्टिव टाइम कितना है, 3 आवर्स हो गया है। और इफेक्टिव प्रेसिपिटेशन कितना है, वो घट करके 31 - 3 - 2, इफेक्टिव प्रेसिपिटेशन सिर्फ इतना ही है। कितना हो जाएगा, 15 3 2 5 5 4 36, सॉरी 36 नहीं, 26 इफेक्टिव रेनफॉल ही है जो कि क्या कर रहा है, रन ऑफ दे रहा है। इतना ही अमाउंट ऑफ जो बारिश हो रही है उसमें रन ऑफ की पॉसिबिलिटी बन रही है, मतलब इस दिन रन ऑफ होता है, इस दिन रन ऑफ होता है, और इस दिन रन ऑफ होता है। तो इसके लिए हमें इस सारे जो रन ऑफ नहीं दे रहे थे उसको घटाना होगा। घटा के जो वैल्यू आएगी वो 3.6 आएगी। फिर से हमने 3.6 को ड्रॉ किया, मान लो आ जाता है यहाँ पे, मान लो कुछ आ जाता 6 पॉइंट समथिंग आ जाता, 6 पॉइंट समथिंग आ जाता, तो हम यहाँ पे कर्व ड्रॉ कर रहे होते, फिर हमें क्या करना होता, 6 वाला भी घटाना होता, 6 वाला भी यहाँ से हटाना होता। फिर मान लो ड्रॉ किया, फिर यहाँ पे आ गए 8 पे, तो 8 वाला भी मान लो घटाना पड़ता, फिर मान लो किया तो 12 पे आ गए, तो हमारा फाइव इंडेक्स क्या हो जाता, पूरा का पूरा यहाँ तक पहुंच जाता। इसीलिए हम जितने पार्ट्स, जितनी बार रिपीटिशन करेंगे उतनी बार अगर कोई ब्लॉक मिस हो रहा है जो हमने कंसीडर कर लिया है और वो रन ऑफ नहीं दे रहा है, तो हमें वो वाला पार्ट को घटाना होगा। टाइम ऊपर नीचे घटाओगे और ऊपर क्या घटाओगे, उसकी रेनफॉल इंटेंसिटी घटाओगे। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ तो फिर कल देख लेंगे एक बार और। क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन करोगे ना तब यार और जल्दी जल्दी होगा ये। तो मैं यहाँ पे आपको वार्निंग दे रहा हूँ। वार्निंग क्या है, नेवर यूज दैट फॉर्मूला ऑफ फाई इंडेक्स फॉर द कैलकुलेशन ऑफ फाई इंडेक्स, ऑलवेज यूज हाइटोग्राफ फॉर द कैलकुलेशन ऑफ फाई इंडेक्स। फाई इंडेक्स के कैलकुलेशन के लिए हमेशा पहले हाइटोग्राफ ड्रॉ करो। हाइटोग्राफ ड्रॉ करने के बाद आप क्या करोगे, वो पहली वाली लाइन ड्रॉ करोगे, देखोगे कौन कौन से मिस हो गए हैं, उनको घटाओगे, घटा करके फिर से एक लाइन ड्रॉ करोगे, फिर से कोई मिस हो गया तो दोबारा, कई प्रोसेस चलते, 3 4 प्रोसेस। जब आपका दिख जाए कि एक सही लाइन में मैटर कर गया, सब जो लाइन पास कर रही है वो सब उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर रन ऑफ देने वाले हैं, तब आप कहोगे ये वाला सही फाई इंडेक्स है। तो फाई इंडेक्स के मतलब हुआ, फाई इंडेक्स का मतलब हुआ कि जब 3.67 सेंटीमीटर का आपका रेनफॉल होगा, तो उस टाइम पे पूरा का पूरा रन ऑफ जा रहा होगा, पूरा का पूरा ये डेप्थ क्या है, रन ऑफ में निकल रहा होगा, ये पूरा का पूरा डेप्थ क्या है, रन ऑफ है। और इसके ऊपर वाला जो पार्ट है वो क्या है, पूरा का पूरा, सॉरी, नीचे वाला पार्ट जो है पूरा का पूरा इन्फिल्ट्रेशन है, ऊपर वाला पार्ट पूरा का पूरा क्या है, रन ऑफ है, ऊपर वाला पार्ट पूरा का पूरा रन ऑफ है। तो अगर मैं निकालूं एक बार, एक बार मैं निकालूं कि भाई ठीक है, तो आपने कह दिया कि रन ऑफ है ऊपर वाला, ऊपर वाला रन ऑफ है, तो मुझे निकाल के दिखा दो 15 सेंटीमीटर आता है कि नहीं आता। तो मैं कहूँगा निकाल लो कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लो कोई दिक्कत नहीं है। कैसे निकालोगे, तो निकालने के लिए देखो कैसे निकालोगे, इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया, तीनों को ऐड करोगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 15 सेंटीमीटर। वो रन ऑफ के बराबर होगा। कैसे देखो, तो 8 - 3.67 मल्टीप्लाइड बाई 1 डे प्लस
12 माइनस 3.67 मल्टीप्लाइड बाई 1 डे प्लस 6 माइनस 3.67 मल्टीप्लाइड बाई 1 डे, इसको आप करोगे तो ये 15 सेंटीमीटर ही आएगा, क्योंकि इसके इस लाइन के ऊपर पूरा का पूरा क्या होता है, जो ब्लॉक होते हैं वो पूरा रन ऑफ में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, रन ऑफ में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ऊपर वाला पार्ट जो होता है पूरा का पूरा रन ऑफ हो जाता है और नीचे वाला पार्ट पूरा को पूरा इनफिल्ट्रेट कर जाता है। तो इसको कैलकुलेट करके बताना कितना आ रहा है। 14.99 आ रहा है ना, हाँ वो रन ऑफ के बराबर ही आएगा, क्योंकि पूरा ऊपर वाला पार्ट जो फाइव इंडेक्स के ऊपर वाला पार्ट होता है वही तो इसका डेफिनेशन ही है। फाइव इंडेक्स इज द एवरेज रेनफॉल अबव विच रेनफॉल वॉल्यूम इज इक्वल टू द रन ऑफ वॉल्यूम। यही तो इसका वही है, डेफिनेशन है। इसका दो डेफिनेशन बन सकता है कि फाइव इंडेक्स के ऊपर वाला पूरा का पूरा पार्ट रन ऑफ में जाता है और नीचे वाला पूरा का पार्ट इनफिल्ट्रेशन में जाता है। ठीक है, ये एवरेज वैल्यू ऑफ इनफिल्ट्रेशन इसीलिए इसको बोलते हैं, मतलब 3.67 अमाउंट ऑफ इनफिल्ट्रेशन जाएगा। चलो बाकी कल डिस्कस करेंगे। गुड नाइट। थैंक यू। वाई इंडेक्स के बाद एक डब्ल्यू इंडेक्स बचता है, उसके बाद हम सीधे हाइड्रोग्राफ में एंटर हो जाएंगे। क्वेश्चन थोड़ा ट्राई करना शुरू कर दो फाइव इंडेक्स वगैरह के, आप कल ट्राई करके आना, थोड़ा और समझ में आएगा। ठीक है ना। हॉटन मेथड पे भी ट्राई करो, हॉटन के अलावा आप फाइव इंडेक्स पे भी ट्राई करो। गुड नाइट सभी को।